मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। मेरे पास हजारों लेजेंडरी सॉन्ग्स थे, ऐसे सॉन्ग्स जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन 28 साल की उम्र में ही मैं रिटायरमेंट मोड में एंटर हो चुका था। फेम, पैसा, पावर, सब कुछ हासिल करने के बाद अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बस फिशिंग करना था। मैं सोच चुका था कि बाकी की पूरी जिंदगी एक असली फिशिंग मास्टर बनकर आराम से बिताऊंगा। उस रात भी मैं अपने पुराने विंटेज स्टाइल वाले लिविंग रूम में पूरी शांति के साथ बैठा था। मेरे हाथ में अभी अभी बनी हुई ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स की एक गर्म बोल थी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और ब्रथ का पहला सिप लेने ही वाला था कि तभी ठक 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 दरवाजे पर अचानक तेज नॉकिंग की आवाज गूंज उठी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज में अर्जेंसी तो थी, पर ताकत नहीं थी, जैसे कोई अपनी बची हुई आखिरी एनर्जी से दरवाजा पीट रहा हो। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, चॉपस्टिक्स नीचे रखी, फ्लिप फ्लॉप्स पहने और एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला, बर्फ जैसी ठंडी बारिश और तेज हवा का झोंका सीधे अंदर घुस आया। मोशन सेंसर लैंप की हल्की रोशनी में मैंने बाहर देखा और अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था, बाल चेहरे से चिपक चुके थे। चेहरा इतना पीला था जैसे शरीर में खून ही न बचा हो, लेकिन उसे अपनी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अपने शरीर को ढाल बनाकर अपनी बाहों में मौजूद एक छोटे से बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी क्योंकि वो उस बच्चे को इतनी जोर से पकड़े हुए थी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उस हालत में भी मैं उसे पहचान गया। 4 साल पहले जिसने पूरे एशिया को अपनी आवाज से दीवाना बना दिया था। प्योर, रेडिएंट, अनटचेबल पॉप डिवा शिया चिंगुआ। और आजकल जिसकी जिंदगी मीडिया स्टॉर्म के बीचों बीच फंसी हुई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तुम यहाँ, लेकिन शब्द मेरे मुंह से निकल पाते उससे पहले ही उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, दर्द था, लेकिन उन सबके पीछे एक डेस्परेट उम्मीद भी थी। उसे बचा लो। उसकी आवाज टूटी हुई थी, गला बैठ चुका था। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो रो पड़ने वाली हो। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो सीधे मेरी तरफ गिरने लगी। मेरी बॉडी रिफ्लेक्सिवली मूव हुई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर से टकराया, मैं चौंक गया। वो हीट उसकी बॉडी से नहीं आ रही थी, वो हीट उस छोटे से बच्चे से आ रही थी जिसे वो अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। मैंने नीचे देखा, एक छोटी सी बच्ची, 3 या 4 साल की होगी। चेहरा तेज बुखार से लाल पड़ चुका था। लंबी आईलैशेस अब भी आंसुओं से गीली थीं। उसकी सांसें टूटी हुई बेलोस की तरह चल रही थी। हर सांस में दर्द महसूस हो रहा था। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे किसी ने बिजली का झटका सीधे मेरी आत्मा में उतार दिया हो। एक अजीब कनेक्शन, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं इस दुनिया का इंसान नहीं था, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर था। मेरे अंदर 2 जिंदगियों की मेमोरीज थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्ची को छुआ, मुझे बिना किसी डीएनए टेस्ट के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक बात 100% यकीन के साथ समझ आ गई। ये मेरी बेटी थी, मेरा अपना खून। इस पैरेलल वर्ल्ड में मेरी इकलौती ब्लड लाइन। डैम इट, मैंने मन ही मन दांत भींच लिए। मेरी लेजी और कैफरी पर्सनालिटी उसी पल टूटकर बिखर गई। मैंने तुरंत शिया चिंगुआ और बच्ची दोनों को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से घर के अंदर ले आया। लिविंग रूम के सोफा पर मैंने शिया को बेहद सावधानी से लिटाया। ऐसा लग रहा था जैसे जरा सी रफ हैंडलिंग से ये दोनों पोर्सिलेन डॉल्स की तरह टूट जाएंगी। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा स्लीव कसकर पकड़ रखा था। उसके नाखून लगभग मेरी स्किन में धंस चुके थे। हॉस्पिटल मत जाना, उसने मुश्किल से कहा। हमें फोटोग्राफ कर लेंगे प्लीज। मैंने उसकी डरी हुई आंखों में देखा। उसी पल मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मैंने शांत लेकिन बेहद फर्म आवाज में कहा। अब मुझे सब समझ आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से एंटरटेनमेंट न्यूज में जो हेडलाइंस घूम रही थी, वो अचानक मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगी। पॉप डिवा का स्कैंडल, सीक्रेट चाइल्ड, मैसिव लॉसूट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, ब्लैकलिस्टिंग। शायद ये सब सिर्फ रूमर्स नहीं थे। रिलैक्स, मैंने से कहा, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हारी फोटो नहीं लेगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मैंने उसकी पकड़ से अपना स्लीव छुड़ाया और उस छोटी सी फ्यूरिश बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची शायद प्रेजेंस चेंज महसूस कर चुकी थी। उसने बेचैनी से अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए, हवा में कुछ ढूंढने लगी। फिर अचानक उसकी उंगलियों ने मेरी एक फिंगर पकड़ ली और कसकर पकड़ ली। बस इतना सा टच और मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने गहरी सांस ली, फिर पॉकेट से अपना पुराना नोकिया फोन निकाला, वही फोन जिसे मैं आमतौर पर सिर्फ गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने एक एनक्रिप्टेड नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन एनर्जेटिक आवाज आई, बॉस, आखिरकार आपको याद आ गया कि आप अभी भी एक फाइनेंशियल सिंडिकेट के मालिक हैं। उसकी आवाज में सरप्राइज भी था और मजाक भी। शट अप। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज्वालामुखी को मुश्किल से कंट्रोल किया जा रहा हो। उलझन, मुझे अभी मेडिकल टीम चाहिए, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, सबसे बेस्ट वाले। तुम्हारे पास 10 मिनट है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। 10 मिनट बॉस, थोड़ा मुश्किल, 5 मिनट। मैंने अपनी बेटी के लाल पड़े चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा भी जम जाए। सारा इक्विपमेंट लेकर आओ और कोई फ्लैशी सुपर कार नहीं, कम्युनिटी मेडिकल टीम की तरह डिस्गाइज होकर आना। अगर एक शब्द भी बाहर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हर मेंबर नौकरी से बाहर होगा। दूसरी तरफ का इंसान तुरंत सीरियस हो गया। उसे समझ आ चुका था कि मामला कितना बड़ा है। अंडरस्टूड। अपोकलिप्स मेडिकल टीम तुरंत डिप्लॉय हो रही है। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लॉक हो चुके हैं। कॉल कट गई। मैंने फोन को कैजुअली कॉफी टेबल की तरफ फेंका। फोन परफेक्टली जाकर आधी बची हुई नूडल्स की बोल में गिरा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरी पूरी दुनिया इस वक्त मेरी बाहों में थी। मैंने अपनी बेटी को और करीब खींच लिया, उसके जलते हुए माथे पर अपना माथा हल्के से टिकाया और पहली बार, इतने सालों में पहली बार,
मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का असली पर्पस अब शुरू हुआ है। मैंने अपनी बेटी के जलते हुए माथे से अपना माथा हल्के से टिका दिया। डरो मत, डैडी यहाँ है। मेरी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था जिसे कोई भी महसूस कर सकता था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि न कोई एम्बुलेंस सायरन सुनाई दी, न किसी हेलीकॉप्टर का शोर। बारिश की काली रात के पर्दे के नीचे 3 साधारण सी दिखने वाली ग्रे मिनी वैन्स चुपचाप वुयोंग एली के बाहर आकर रुक गई। पहली नजर में वो बिल्कुल आम व्हीकल्स लग रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता कि ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं थी। रन फ्लैट टायर्स, बुलेट प्रूफ विंडोज, स्पेशली मॉडिफाइड चैसिस, हर डिटेल मिलिट्री ग्रेड थी। कुछ लोग नीले रंग की वेस्ट पहने हुए थे जिन पर बड़े अक्षरों में कम्युनिटी केयर लिखा था। उनके हाथों में भारी सिल्वर केसेस थे। वो बारिश को चीरते हुए तेजी से कोर्टयार्ड के अंदर घुसे। सबसे आगे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, दुनिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक मास्टर, मेरे प्राइवेट मेडिकल टीम का चीफ मेडिकल एडवाइजर, एक ऐसा इंसान जो आमतौर पर सिर्फ रॉयल फैमिलीज का इलाज करता था। मैं अब भी लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। मेरी बेटी मेरी बाहों में थी, जैसे मैं कोई गार्डियन डैडी हूँ जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। बूढ़ा आदमी जैसे अंदर आया, उसकी नजर पहले कमरे पर गई। पुराना सोफा, साधारण फर्नीचर, दीवारों की फीकी सजावट। उसके होंठ हल्के से फड़के। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका बॉस ऐसी जगह क्यों रह रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरी बेटी पर पड़ी और उसका पूरा एक्सप्रेशन प्रोफेशनल मोड में बदल गया। बॉस, उसे मुझे दीजिए, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैंने बिना कुछ बोले बच्ची को उसके हवाले कर दिया। फिर जो हुआ वो किसी मूवी सीन से कम नहीं था। कुछ ही सेकंड में पूरा लिविंग रूम एक टेम्पररी आईसीयू में बदल गया। सिल्वर केसेस खुल गए, पोर्टेबल हाई टेक मशीन्स बाहर निकल आई, ब्लड सैंपलिंग शुरू हो गई, रैपिड टेस्टिंग होने लगी, फिजिकल कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, इंट्रावेनस ड्रिप तैयार की गई। हर डॉक्टर बिना एक शब्द बोले काम कर रहा था। प्रिसीजन इतनी परफेक्ट थी जैसे सब पहले से रिहर्स्ड हो। मैं दीवार के सहारे खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस थी, मेरी निगाहें हर डॉक्टर पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें कह रही हो, अगर किसी का हाथ जरा भी कांपा तो उसका आखिरी दिन होगा। तभी सोफा की दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई। शिया चिंगुआ जाग चुकी थी। वो अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। शिहान, शिहान कहाँ है? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। वो ठीक है। मैंने उसे एक ग्लास गर्म पानी दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे शांत खड़ा देखा, उसकी नर्व्स थोड़ी रिलैक्स हुई। उसने सिर घुमाकर डॉक्टर्स की तरफ देखा। ये लोग कौन है? उसने पूछा। मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। पास वाले कम्युनिटी क्लिनिक के वॉलंटियर्स हैं, बारिश से बचने के लिए यहीं आसपास रुके हुए थे। मैंने मदद के लिए बुला लिया। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया और वो एक रिटायर्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर है, काफी स्किल्ड है। ये सुनकर चीफ रॉयल फिजिशियन का हाथ हल्का सा कांप गया। एक्यूपंक्चर नीडल लगभग गलत पॉइंट पर लगने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक एक्सपर्ट, और मैं उसे रिटायर्ड टीसीएम डॉक्टर बता रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अंदर ही अंदर आह भरी और अभिनय जारी रखा। शिया चिंगुआ मेडिसिन के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। ऊपर से वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। थैंक यू, सच में थैंक यू। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मैं उसे चुपचाप देखता रहा और तभी मेरा दिमाग 4 साल पीछे चला गया। वो रात, वो बार, मैं इतना ड्रंक था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसी रात उसे किसी कॉम्पिटिटर ने ड्रग कर दिया था। जो कुछ हुआ था वो बस 2 टूटे हुए इंसानों की इंस्टिंक्टिव रिएक्शन थी। हमने एक दूसरे का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था। अगली सुबह सब खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। सर्वेलेंस फुटेज तक मिटा दिए गए थे और अब मेरी बाहों में उसकी बेटी थी। नहीं, हमारी बेटी थी। अचानक सारी बातें क्लियर हो गई। उसने उस एक रात के बाद अकेले प्रेगनेंसी झेली, अकेले बच्चे को जन्म दिया, अकेले उसे पाला 4 साल तक। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। मैं वापस रियलिटी में लौटा और गहरी आवाज में पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भर गया। ढूंढने आती? उसने हैरानी से पूछा। लेकिन तुम हो कौन? मैं एक सेकंड के लिए चुप रह गया। फिर मुझे याद आया, सही तो है, उस रात हमने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा था। वो मुझे पहचानती कैसे? मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी बूढ़ा डॉक्टर हमारे पास आ गया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे हल्का सा विंक किया। बूढ़ा तुरंत समझ गया। यंग मैन, उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। बच्ची अब खतरे से बाहर है। शिया चिंगुआ की सांस रुक गई। सच? हाँ, बूढ़े ने सिर हिलाया। एक्यूट निमोनिया की वजह से सीवियर फीवर था, लेकिन ट्रीटमेंट समय पर मिल गया। अगर आधा घंटा और डिले हो जाता तो ब्रेन डैमेज तक हो सकता था। अब फीवर ब्रेक हो चुका है। कुछ दिनों की रेस्ट से वो पूरी तरह रिकवर कर जाएगी। ये सुनते ही शिया चिंगुआ का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लगातार डॉक्टर्स को धन्यवाद देने लगी। लेकिन तभी बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट निकाली, फिर मेरी तरफ एक अजीब नजर से देखा और रिपोर्ट शिया चिंगुआ की तरफ बढ़ा दी। ब्लड टेस्ट के दौरान मैंने प्रिकॉशन के तौर पर जेनेटिक कंपैरिजन स्क्रीनिंग भी कर ली थी। एलर्जीज चेक करने के लिए। उसकी आवाज थोड़ी अजीब हो गई, हालांकि शायद मुझे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। शिया चिंगुआ ने रिपोर्ट पकड़ी। उसके अंदर भरे साइंटिफिक डेटा का उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आखिरी लाइन पढ़ते ही उसका पूरा शरीर जम गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। रिपोर्ट में साफ लिखा था, शिहान और शाओ चे के बीच बायोलॉजिकल फादर डॉटर रिलेशनशिप की संभावना 99.99% है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शिया चिंगुआ धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास था, सदमा था, और उससे भी ज्यादा तो शौक था। पिछले 4 सालों में उसने उस आदमी की अनगिनत तस्वीरें अपने दिमाग में बनाई थी। शायद कोई गंजा बिजनेसमैन, शायद कोई भ्रष्ट डायरेक्टर, शायद कोई अजनबी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी मैं होऊंगा।
मैं बस हल्का सा कंधे उचकाकर मुस्कुराया, कोशिश कर रहा था कि एक्सप्रेशन इनोसेंट भी लगे और रेस्पॉन्सिबल भी। सच कहूं, मैंने धीरे से कहा, मैं खुद भी काफी शॉक्ड हूँ। मैंने रिपोर्ट की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में, लेकिन लगता है उस रात सच में मैं ही था। मुझे माफ कर दो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। मैंने तुम्हें और हमारी बेटी को इतने साल अकेले सफर करने दिया। मेरे शब्द हवा में तैर गए। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। शिया चिंगुआ ने अपने होंठ दबा लिए और बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें मेरे चेहरे को पढ़ रही थी, जैसे वो असेस कर रही हो कि मैं कितना डेंजरस हूँ, कितना ट्रस्टवर्दी हूँ, और क्या सच में उस पर भरोसा किया जा सकता है। तभी इस सोफा पर लेटी छोटी शिहान हल्का सा हिली। उसकी कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मम्मी पानी। अगले ही पल शिया चिंगुआ ने रिपोर्ट हाथ से गिरा दी और बिजली की तरह अपनी बेटी की तरफ दौड़ गई। मैंने नीचे फर्श पर पड़ी पैटर्निटी रिपोर्ट की तरफ देखा, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। स्टेप 1, रिलेशनशिप ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था। कुछ देर बाद मेडिकल टीम क्वाइटली निकल गई। कमरे में अब सिर्फ हम 3 लोग बचे थे। बाहर बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन कमरे का माहौल बदल चुका था। पहले जो अजनबीपन था, उसकी जगह अब एक अजीब सी ऑकवर्ड वार्मथ ने ले ली थी। शिहान पानी पीने के बाद दोबारा सो चुकी थी। उसका चेहरा अब नॉर्मल लग रहा था, बुखार पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन शिया चिंगुआ अब भी अनकंफर्टेबल थी। वो धीरे से खड़ी और अपनी पॉकेट्स टटोलने लगी। मुझे कितना पे करना होगा? उसने संकोच से पूछा। मैं सब वापस कर दूंगी। मैं आर्म चेयर पर बैठा था। सामने रखी इंस्टेंट नूडल्स की बोल अब पूरी तरह सौगी हो चुकी थी। मैंने फिर भी आराम से एक बाइट लिया। मैंने सोचने का नाटक किया। उस डॉक्टर की कंसल्टेशन फी काफी एक्सपेंसिव है। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। कितनी? मैंने एक उंगली उठाई। इतनी 10,000। उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। तो 1 लाख। मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मतलब? मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा। 100 करोड़? क्या? उसकी आवाज लगभग फट गई। तुम पागल हो क्या? कौन सा डॉक्टर 100 करोड़ चार्ज करता है? मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और बेहद गंभीर चेहरा बना लिया। डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची की जान प्राइसलेस है। मैंने शिहान की तरफ देखा, और अगर जान प्राइसलेस है तो 100 करोड़ लेना अनरीजनेबल नहीं लगता। शिया चिंगुआ मुझे घूरने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हेल्पलेसनेस भी। मैं मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। फिर मैंने टोन थोड़ा नरम कर लिया, लेकिन मैंने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, अभी तुम बैंकरप्ट हो। कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मीडिया पीछे पड़ी हुई है। छोटी बच्ची के साथ सड़कों पर भटकना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल ये डेट तुम्हारे अकाउंट में डाल देते हैं। ऊपर पूरा 2nd फ्लोर खाली पड़ा है। जब तक तुम 100 करोड़ वापस नहीं कर देती, या जब तक तुम शिहान को पापराजी से खुद प्रोटेक्ट करने लायक नहीं बन जाती। मैंने कंधे उचकाए। तब तक यहीं रहो। शिया चिंगुआ कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ी रही। उसकी आंखें बार बार मेरे चेहरे पर घूम रही थी, शायद किसी हिडन मोटिव को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं सच में कुछ और सोच ही नहीं रहा था। मेरे चेहरे पर तो उल्टा ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे 2 एक्स्ट्रा लोगों को फीड करना मेरे लिए सिरदर्द हो। उसने धीरे से अपनी सोती हुई बेटी की तरफ देखा, फिर बाहर की दुनिया के बारे में सोचा। मीडिया वल्चर्स, कंपनी के लोग, लॉसूट, हरसमेंट, और फिर आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी जिद वापस आ चुकी थी। लेकिन मैं फ्री में नहीं रहूंगी। मैं खाना बनाऊंगी, सफाई करूंगी, और जहां तक पैसों की बात है, उसने मेरी सीधा देखा। एक एक पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगी। मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। डील। अगले 2 दिनों में मेरा शांत कोर्टयार्ड पहले से काफी अलग महसूस होने लगा, जैसे घर में अचानक जान आ गई हो। हालांकि शिया चिंगुआ अब भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं थी। वो किसी घायल हेडजहॉग की तरह थी, हर समय अलर्ट, हर समय कॉशियस। वो धीरे धीरे घर में मूव करती, कोशिश करती कि कोई आवाज न हो। उसने पूरे 2nd फ्लोर को इतना साफ कर दिया कि वहां एक धूल का कण भी नहीं बचा। हर सुबह मुझसे पहले उठ जाती, ब्रेकफास्ट बनाती। साधारण राइस पॉरेज और पिकल्ड वेजिटेबल्स होते, लेकिन अजीब बात यह थी कि टेस्ट काफी अच्छा होता। दूसरी तरफ शिहान की हालत तेजी से इंप्रूव हो रही थी। फीवर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी एनर्जी वापस आने लगी थी। लेकिन ये छोटी सी बच्ची इतनी मैच्योर थी कि दिल दुख जाता था। सिर्फ 3.5 साल की उम्र में भी वो कभी जिद नहीं करती थी, कभी रोती नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी माँ पहले से ही बहुत परेशान है। वो बस कभी कभी सीढ़ियों के ऊपर से झांकती रहती, बड़ी बड़ी गोल आंखों से मुझे देखती, और सबसे मजेदार बात, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी, बिल्कुल सेम। लेकिन मैंने जल्दी करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे डैडी बुलाने के लिए फोर्स नहीं किया। ट्रस्ट कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। और मुझे पता था कि इस माँ बेटी के लिए ट्रस्ट दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लग्जरी है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था सही अपॉर्चुनिटी का, और वो अपॉर्चुनिटी तीसरे दिन की शाम को आ गई। डिनर खत्म होने के बाद शिया चिंगुआ के फोन पर एक कॉल आया। वो बैल्कनी पर चली गई, विंडोज भी बंद कर लिए। लेकिन मेरी इनहैंस्ड हियरिंग के सामने ये सब बेकार था। मैं नीचे सोफा पर बैठा क्वांटम मैकेनिक्स की किताब खोलकर बैठा था, लेकिन पिछले आधे घंटे से मैंने एक भी पेज नहीं पलटा था। ऊपर से उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट झाओ, मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फी अरेंज कर लूंगी। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। लेकिन मेरी फैमिली को परेशान मत कीजिए। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज और तेज हो गई। क्या मतलब? मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन ही नहीं किया। फिर और गुस्सा, वो फॉर्ज सिग्नेचर है। फिर अचानक उसकी आवाज कांपने लगी। क्लाइंट एस्कॉर्ट। उसकी सांसें तेज हो गई। एब्सोल्युटली नॉट, कभी नहीं। बैल्कनी के ऊपर उसकी आवाज गूंज उठी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ वाले इंसान ने शायद कुछ बेहद गंदी बात कही थी, क्योंकि अगले ही पल उसका गुस्सा टूट गया। उसकी आवाज कांपने लगी। फिर धीरे धीरे सिर्फ दबे हुए सिसकियों की आवाज बची। मैं नीचे बैठा रहा। किताब अब भी खुली थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। पैरेलल वर्ल्ड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मेमोरीज मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस दुनिया में कल्चरल इंडस्ट्री बहुत डेवलप थी, लेकिन पूरी तरह कैपिटल के कंट्रोल में थी। ट्रैफिक ही किंग था। ब्रेन वॉशिंग जिंगल्स चार्ट पर राज करते थे। कमर्शियल गार्बेज को मास्टरपीस कहा जाता था, और जिनके पास असली टैलेंट था
उन्हें दबा दिया जाता था। शिया चिंगुआ उन्हीं लोगों में से एक थी। वो खुद सॉन्ग्स लिखती थी, खुद कंपोज करती थी, रूल्स तोड़ने से मना करती थी, डर्टी गेम्स नहीं खेलती थी, इसलिए कैपिटलिस्ट की आंखों में कांटा बन गई थी। ऊपर बालकनी से रोने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। काफी देर बाद एक हल्की हमिंग नीचे तैर कर आई। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, सिर्फ बारिश के बाद की ठंडी हवा और उसकी आवाज। वो वही सॉन्ग था जिसने उसे फेमस बनाया था। कलर्ड ग्लेज़, इस दुनिया का ट्रेडिशनल मास्टरपीस। मेलोडी खूबसूरत थी, नोट्स परफेक्ट थे, टेक्निक शानदार थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सुनता गया मेरे चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आने लगा, क्योंकि मेरे कानों को एक चीज साफ महसूस हो रही थी। सॉन्ग अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें वो चीज नहीं थी जो किसी मास्टरपीस को अमर बनाती है। उसमें सोल नहीं थी। और उसी पल मेरे दिमाग में मेरे पिछले जीवन की हजारों लेजेंडरी मेलोडीज एक एक करके जागने लगी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सॉन्ग सिर्फ दर्दनाक नहीं था, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक था। सॉन्ग जैसे जैसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ा, शिया चिंगुआ की आवाज अचानक कांपने लगी। टेक्निक में कोई कमी नहीं थी, नोट्स परफेक्ट थे, पिच फ्लॉलेस थी, लेकिन इमोशंस पूरी तरह टूट चुके थे। आखिरी लाइन पर पहुंचते पहुंचते उसकी आवाज क्रैक हो गई। अगले ही पल सिंगिंग रुक गई। पूरे कोर्टयार्ड में सिर्फ दबे हुए सिसकियों की आवाज बची। वो दर्द जो इतने दिनों से उसके अंदर बंद था, आखिरकार बाहर निकल आया। मैंने धीरे से अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की किताब बंद कर दी। कुछ सेकंड तक बालकनी की तरफ देखता रहा, फिर उठकर स्टडी रूम में चला गया। स्टडी के अंदर हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। मैंने डेस्क पर रखी एक साफ सफेद शीट सीधी की, फिर पास रखा प्राइसलेस मॉन्ट ब्लांक फाउंटेन पेन उठाया। अगले ही पल पेन कागज से पर दौड़ने लगा। मेरे हाथ बिना रुके चलते रहे। लिरिक्स, मेलोडी, नोट्स, अरेंजमेंट्स, सब कुछ जैसे पहले से मेरे दिमाग में मौजूद था। मुझे बस उसे कागज पर उतारना था। कुछ मिनट बाद आखिरी नोट भी पूरा हो गया। मैंने ताजी स्याही पर हल्के से फूंक मारी, फिर पेपर उठाया और स्टडी से बाहर निकल आया। नीचे लिविंग रूम में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी लैंप जल रही थी। शिया चिंगुआ अकेली सोफा पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। कॉफी टेबल पर एक बैंक कार्ड रखा था, शायद उसकी पूरी बची हुई सेविंग्स। मुझे देखकर वो जल्दी से उठी और आंखों के कोने पूछने लगी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? मैं अभी अपने रूम में चली जाती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे उसके पास गया, हाथ में पकड़ा, पेपर कॉफी टेबल पर रख दिया। अगर अच्छा लगे, मैंने कैजुअली कहा, तो गा लेना। अगर बेकार लगे तो टेबल का हिलता हुआ पैर बैलेंस करने के काम आ जाएगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे कोई इमोशनल कंफर्ट नहीं दिया, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां सिंपैथी के शब्द सिर्फ सस्ते लगते हैं। सीढ़ियों तक पहुंचकर मैं रुका। मेरी पीठ अब भी उसकी तरफ थी। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, और हाँ, बिना वजह बैठकर रोना बंद करो। मेरी बेटी की माँ कोई कमजोर लूजर नहीं हो सकती। कुछ सेकंड बाद मैं ऊपर चला गया। लिविंग रूम में सिर्फ सन्नाटा बचा। शिया चिंगुआ कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे नीचे देखा। उसके हाथों ने कांपते हुए पेपर उठाया। लैंप की रोशनी में उसने लिरिक्स पढ़ने शुरू किए। पहले धीरे धीरे, फिर हमिंग करने लगी। मेलोडी उसके होठों से निकलने लगी, लेकिन जैसे जैसे सॉन्ग आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें बड़ी होती चली गई। सॉन्ग खत्म होने तक उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। गूज़बम्प्स पूरे शरीर में फैल गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का झटका लगा हो। एक फॉर्मर पॉप डिवा होने के नाते उसकी म्यूजिकल इंट्यूशन दुनिया के टॉप लेवल पर थी, इसलिए वो सबसे पहले समझ गई कि उसके हाथ में क्या है। मेलोडी ट्रांजिशंस, इमोशनल प्रोग्रेशन, लिरिक्स इमेजरी, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग करंट मार्केट के सॉन्ग से कई लेवल ऊपर था। ये सिर्फ एक अच्छा सॉन्ग नहीं था, ये ऐसा सॉन्ग था जो किसी एरा को डिफाइन कर सकता था। खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच से मूनलाइट अंदर आई और पेपर पर पड़ने लगी। पेज के बॉटम राइट कॉर्नर में एक बेहद एरोगेंट कर्सिव सिग्नेचर बना हुआ था, सिर्फ एक लेटर, सी। अगली सुबह फीनिक्स ट्रेल कोर्टयार्ड में हल्की धूप फैल रही थी। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। वाइल्ड फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस पूरे आंगन में तैर रही थी। लेकिन शिया चिंगुआ पूरी रात नहीं सोई थी। वो उसी सोफा पर बैठी रही, उसी पोस्चर में, दोनों हाथों से पेपर कसकर पकड़े हुए। हथेलियों के पसीने से उसके किनारे तक हल्के मुड़ चुके थे। तुम दूर की राह हो, उसने लिरिक्स को धीरे धीरे होठों से दोहराया। पहाड़ों की धुंध में चमकती हुई रोशनी उसकी आंखें फिर से भर आईं, क्योंकि ये सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग नहीं था, ये उसकी खुद की कहानी थी। वो भी तो धुंध में रास्ता ढूंढ रही थी, और शिहान के लिए उसे खुद वो गाइडिंग लाइट बनना था। तभी ऊपर सेकंड फ्लोर का दरवाजा खुला। क्लिक, आवाज सुनकर वो रियलिटी में वापस आई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बाल बिखरे हुए, आंखें आधी बंद, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी नींद में हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब भी स्टैचू की तरह सोफा पर बैठी थी। क्या हुआ? मैंने आईब्राउ उठाई। सॉन्ग इतना खराब लगा? अगर पसंद नहीं आया तो डस्टबिन में फेंक दो, मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारे लिए लर्न टू म्यो जैसा सॉन्ग लिख दूंगा। आजकल मार्केट में वैसे भी वही चलता है। इतना कहकर मैं सीधा किचन में घुस गया। थोड़ी देर बाद राइस धोने की आवाज आने लगी। तभी पीछे से कुर्सी खिसकने की तेज आवाज आई। शिया चिंगुआ लगभग दौड़ते हुए किचन तक पहुंच गई। वो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। मैं आराम से सॉल्टेड एग काट रहा था। नाइफ की मूवमेंट इतनी स्मूथ थी कि हर स्लाइस बिल्कुल बराबर निकल रहा था। ये सॉन्ग? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुमने लिखा है? मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सिग्नेचर नहीं देखा। मैंने कहा, किसी नेटिजन सी ने लिखा है, मैं तो बस मिडिलमैन हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। वैसे तुम मुझे ऐसे इंट्रोगेट क्यों कर रही हो, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा हो? लेकिन शिया चिंगुआ पीछे हटने वाली नहीं थी। वो सी कौन है? उसने तुरंत पूछा। कहाँ रहता है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। इस सॉन्ग का अरेंजमेंट कॉन्सेप्ट अनरियल है। लिरिक्स और मेलोडी का फ्यूजन परफेक्ट है। आज की किसी टॉप कंपोजर के बस की बात नहीं है ऐसा मास्टरपीस बनाना। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, रियलिटी में वापस आओ सुपरस्टार। इस वक्त तुम मुझ पर 100 करोड़ कैश, रेंट, यूटिलिटीज और खाना सब मिलाकर उधार चढ़ा चुकी हो। मैंने चावल कुकर में डालते हुए कहा।
मैंने ये सॉन्ग तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम पैसे कमा सको। जहां तक ऑथर की बात है, मैं कंधे उचकाए, उसका तुमसे क्या लेना देना? बस मुझे एक बात बताओ। मैं उसकी तरफ मुड़ा। क्या ये सॉन्ग पैसा बना सकता है? क्या ये तुम्हारे बैंकरप्ट स्टूडियो को वापस खड़ा कर सकता है? शिया चिंगुआ कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने मुझे देखा। साधारण कपड़े, पुराना घर, ब्रेकफास्ट में पॉरेज और नूडल्स के बीच फैसला करने वाला आदमी। लेकिन जब म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला देने वाले मास्टरपीस की बात आती तो उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे मौसम की चर्चा कर रहा हो। यही कॉन्ट्रास्ट उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी, एब्सुर्डिटी, एडमिरेशन, क्यूरियोसिटी, सब कुछ एक साथ। उसने पेपर को और कसकर पकड़ा, फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में लंबे समय बाद उम्मीद की चमक दिखाई दी। अगर ये सॉन्ग रिलीज हो गया, उसने धीरे से कहा, तो शायद नहीं। उसकी आवाज अचानक फर्म हो गई। ये सॉन्ग रिलीज होते ही पूरा इंडस्ट्री हिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। शिया चिंगुआ ने लिरिक्स वाली शीट को सीने से लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी जो कभी पूरे एशिया को दीवाना बना देती थी। अगर ये सॉन्ग रिलीज हो गया तो मैं दोबारा चार्ट्स डोमिनेट कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई। उम्मीद की जगह रियलिटी वापस आ गई। लेकिन उसने होंठ भींच लिए। अभी मुझे पूरे इंटरनेट पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। शिनहुआंग एंटरटेनमेंट ने हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को वार्निंग दे रखी है। कोई मेरा प्रोजेक्ट लेने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई मेरा म्यूजिक रिलीज नहीं करेगा। उसने नीचे देखा। सॉन्ग कितना भी अच्छा हो, अगर रिलीज ही नहीं हो सकता तो वो बस एक कागज का टुकड़ा है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। ब्लैकलिस्ट? मैंने पॉरेज हिलाते हुए कहा। कैपिटलिस्ट की ब्लैकलिस्ट सिर्फ कमजोर लोगों पर काम करती है। मैंने उसकी तरफ देखा। जब टैलेंट इतना बड़ा हो जाए कि सीलिंग टूटने लगे तो वही कैपिटलिस्ट शार्क्स की तरह तुम्हारे पीछे भागेंगे और फिर तुम्हारे पैरों में आकर गिरेंगे। मैं उठा, किचन से एक गर्म बोल पॉरेज लेकर आया और उसके हाथ में रख दिया। पहले खाओ। मैंने कहा, खाली पेट कोई वॉर नहीं जीती जाती। जहां तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मैंने कंधे उचकाए, वो बाद में देख लेंगे। क्या पता आज किसी स्टूडियो ओनर का दिमाग खराब हो जाए और वो तुम्हारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेफ्टिनेंट। शिया चिंगुआ ने बोल पकड़ लिया। उसकी हथेलियों में गर्माहट फैल गई। पूरी रात ठंड में बैठने के बाद पहली बार उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। तभी सीढ़ियों से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई, टप टप टप। मम्मी, डैडी। गुलाबी बनी पजामस पहने शिहान सीढ़ियों से नीचे उतरी। आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी, जैसे दो छोटे अंगूरों में रोशनी भर गई हो। उसने पहले कभी किसी को डैडी नहीं कहा था, लेकिन शायद ब्लड लाइन कनेक्शन में सच में कोई मैजिक होता है, या फिर उस रात मेरी बाहों में महसूस हुई सिक्योरिटी उसके दिल में बस गई थी। अरे वाह, मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी छोटी प्रिंसेस उठ गई। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया, फिर हवा में घुमाने लगा। शिहान की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज गई। डैडी, मैं उड़ रही हूँ। इतना ऊपर। उसकी हंसी किसी सिल्वर बेल जैसी थी, साफ, प्यारी और ऐसी की सारी उदासी मिटा दे। शिया चिंगुआ ये सब देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गई। पिछले 4 सालों में वो शिहान को लेकर जगह जगह भागती रही थी, छिपती रही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसकी जिंदगी में जो फादर फिगर हमेशा मिसिंग था, वो खाली जगह अब भर चुकी थी। मैंने शिहान को हाई चेयर पर बिठाया, फिर उसके बिखरे हुए बालों को देखकर भौहें सिकोड़ ली। रुको, मैंने गंभीर चेहरा बनाया। अब डैडी अपनी सीक्रेट स्किल दिखाएगा। कॉफी टेबल के नीचे से मैंने एक कोम निकाला, साथ में कुछ कलरफुल हेयर टाइज भी। पता नहीं कब से वहां पड़े थे। शिया चिंगुआ कुछ बोलने वाली थी, शायद मैं कर देती हूँ, कहना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वो चुप रह गई, क्योंकि सामने जो सीन था वो काफी अजीब था। वही हाथ जो कुछ देर पहले मीट क्लीवर चला रहे थे, वही हाथ जो कभी $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, अब बड़ी ऑकवर्डनेस के साथ एक छोटी बच्ची के बालों से लड़ रहे थे। ये स्टैंड इधर नहीं, अरे गलत हो गया, राइट साइड उधर है। मैं खुद से बड़बड़ा रहा था, माथे पर पसीना तक आ गया था। सच कहूं तो ये काम $30 बिलियन नेगोशिएशन से ज्यादा स्ट्रेसफुल था। दूसरी तरफ शिहान पूरी शांति से बैठी थी, आधा सॉल्टेड डक एग खाते हुए। उसके मुंह के आसपास तेल ही तेल लग गया था। 10 मिनट बाद एक मास्टरपीस तैयार हुआ, कम से कम मेरे हिसाब से। 2 टेढ़ी मेढ़ी पिकटेल्स, जिन्हें देखकर कोई भी मुश्किल से पिकटेल्स पहचान पाता। लेकिन मैंने गर्व से सिर हिलाया। परफेक्ट, मैंने घोषणा की। मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था जैसे पिकासो ने नई पेंटिंग बनाई हो। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। शिया चिंगुआ हंस रही थी, सच में हंस रही थी। पिछले आधे महीने में पहली बार। क्या? मैंने उसे घूरा। हंस क्यों रही हो? लेकिन उसकी हंसी और बढ़ गई। मैंने जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर फेंक दिया। इसमें कुछ पैसे हैं, मैंने कैजुअली कहा। ज्यादा नहीं, बस कुछ लाख युआन होंगे। पासवर्ड तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। फिर मैंने पॉरेज का एक बड़ा सिप लिया। और हाँ, पासवर्ड 68 नहीं है। शिया चिंगुआ स्टंट रह गई। मैं ये नहीं ले सकती, उसने तुरंत कहा। कुछ लाख युआन किसी के लिए भी। मैंने उसकी बात काट दी। मेरी आंखें थोड़ी सख्त हो गई। मैं चैरिटी नहीं करता। अगर ये सॉन्ग हिट हुआ तो 50% मेरा। नॉर्मली ऐसा डील सीधी रॉबरी कहलाती, लेकिन इस वक्त शिया चिंगुआ को उल्टा राहत महसूस हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं उसे दान नहीं दे रहा था। ये एक ट्रांजैक्शन थी, बराबरी की डील। उसने कार्ड संभाल कर रख लिया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भर चुका था। अगर सॉन्ग फ्लॉप हुआ, उसने धीरे से कहा, तो मैं खून बेचकर भी पैसे वापस दूंगी। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। ब्लड की जरूरत नहीं, मैंने पॉरेज खत्म करते हुए कहा। अगर गाना गाते गाते तुम्हारी वॉइस खराब हो गई तो वही सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर मैंने हाथ हिलाया। अब जल्दी से खाओ और निकलो, मैं और शिहान कार्टून्स देखने वाले हैं। शिया चिंगुआ कुछ सेकंड तक हमें देखती रही। एक बड़ा, एक छोटा, दोनों सिर झुकाकर पॉरेज पी रहे थे। उसके अंदर अचानक एक नई ताकत पैदा हुई, शिहान के लिए, इस नए परिवार के लिए, और उस भारी कागज के टुकड़े के लिए जिसे दुनिया मास्टरपीस कहने वाली थी। उसे ये बैटल जीतनी ही थी। कुछ देर बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ घर की गर्माहट भी थोड़ी कम हो गई। मैं कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखता रहा, फिर बोल नीचे रखा, पुराना नोकिया फोन उठाया और कोर्टयार्ड में खड़े फीनिक्स ट्री के नीचे जाकर कॉल मिला दी।
कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से ओल्ड चेन की आवाज आई। बॉस, आदेश दीजिए। मैंने पेड़ की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा। बेजियांग सिटी में एक पुराना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, नाम है चिंगलैंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मालिक का सरनेम गू है, उसे चेक करो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कीबोर्ड की आवाज आई। ओल्ड चेन शायद डाटाबेस स्कैन कर रहा था। फिर उसकी आवाज वापस आई। फाउंड इट बॉस। स्टूडियो लगभग बंद होने की हालत में है, इक्विपमेंट पुराने हैं, बिजनेस ना के बराबर है, ओनर कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। परफेक्ट, मैंने धीरे से कहा। यही चाहिए था। ओल्ड चेन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे पता था कि जब भी मैं परफेक्ट बोलता हूँ किसी की किस्मत बदलने वाली होती है। उसका सरनेम चू है। मैंने फीनिक्स ट्री के नीचे खड़े खड़े कहा। पहले वो शिन वैंग एंटरटेनमेंट का टॉप साउंड इंजीनियर था, फिर उसने प्रेसिडेंट झाओ को नाराज कर दिया। मेरी आवाज शांत थी लेकिन शब्द बर्फ जैसे ठंडे। उसकी एक टांग तुड़वा दी गई। अब ओल्ड टाउन में छिपकर एक छोटा रिकॉर्डिंग शॉप चला रहा है। दूसरी तरफ ओल्ड चेन तुरंत बोला, यस बॉस। लोकेशन मिल गई, ओल्ड टाउन की एली नंबर 13। गुड। मैंने आसमान की तरफ देखा। बारिश के बाद का नीला आसमान असामान्य रूप से साफ था। ओल्ड चू को कॉल करो, उसे बोलो कि आज चाहे कोई भी रिकॉर्डिंग कराने आए, अगर उसे खुद भगवान भी रोकने उतर आए, फिर भी उसे दरवाजा खोलना होगा। ओल्ड चेन कुछ लिखने लगा, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। और उसके सारे कचरा इक्विपमेंट बाहर फेंकवा दो, पूरा स्टूडियो रिप्लेस करो। कंसोल के लिए नए ATRS लगाओ, माइक्रोफोन के लिए नेपल्स म्यूजियम वाली ओरिजिनल एडिशन चाहिए। कैसे लाओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एयरलिफ्ट करना पड़े तो करो, स्मगल करना पड़े तो करो। 1 घंटे के अंदर वो इक्विपमेंट उस टूटे फूटे बेसमेंट में इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। ओल्ड चेन शायद ये कैलकुलेट कर रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत सालों से जानता था। इसलिए 2 सेकंड बाद उसने सिर्फ एक लाइन बोली, अंडरस्टूड बॉस। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, और सिन हुआंग एंटरटेनमेंट। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। जल्दी क्या है? मैंने कहा, उन्हें कुछ दिन और नाचने दो। जब चिंगुआ का सॉन्ग रिकॉर्ड होकर बाहर आएगा तब उन्हें पता चलेगा कि नेक्स्ट लेवल स्ट्राइक कैसी दिखती है। मेरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अगर मैं किसी को स्टार बनाना चाहूं तो इस दुनिया में भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ ओल्ड चेन ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे पता था बॉस ने फैसला कर लिया है, और जब बॉस फैसला कर लेता तब खेल खत्म माना जाता है। उसी समय बेजियांग सिटी, ओल्ड टाउन, एली नंबर 13। गलियां इतनी तंग थीं कि 2 लोग साथ साथ मुश्किल से चल पाते। दीवारों पर फेक डिग्री और कस्टम स्टैंप वाले एडवर्टाइजमेंट चिपके हुए थे। हवा में स्टिंकी टोफू और सस्ती सिगरेट्स की मिलीजुली गंध तैर रही थी। शिया चिंगुआ ने मास्क और सनग्लासेस पहन रखे थे। हार्ट का ब्रिम इतना नीचे था कि चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने डॉक्यूमेंट बैग को सीने से कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसके अंदर उसकी पूरी उम्मीद बंद हो। कुछ मिनट बाद वो एक जर्जर बेसमेंट के सामने रुक गई। ऊपर टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था, चिंगलैंग इंस्ट्रूमेंट्स। आधा पेंट उखड़ चुका था, बोर्ड पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक नजर में साफ समझ आ रहा था कि जगह सालों से डिक्लाइन में चल रही है, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि पूरे बेजियांग में सिर्फ एक आदमी था जो शायद उसकी मदद कर सकता था। ओल्ड चू, एक जिद्दी बूढ़ा आदमी, और सिन हुआंग एंटरटेनमेंट का पुराना दुश्मन। शिया चिंगुआ ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोला। चरर। दरवाजा खुलते ही पुराने धुएं और सीलन की तेज गंध उसके चेहरे से टकराई। वो अनायास खांस उठी। अंदर रोशनी बहुत कम थी। कोनों में टूटे हुए स्पीकर्स पड़े थे, तारें बिखरी हुई थी। पुरानी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट धूल से ढकी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक फटा हुआ सोफा था। उस पर एक अधेड़ आदमी लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे थे, दाढ़ी बेतरतीब थी। बाईं टांग के पास एक वॉकिंग केन टिकी हुई थी। वो पूरी तरह हारा हुआ इंसान लग रहा था। बंद है, उसने ऊपर देखे बिना कहा। कोई कस्टमर नहीं चाहिए। फिर आराम से स्मोक रिंग बनाई। धुआं हवा में फैल गया। शिया चिंगुआ ने धीरे से मास्क उतारा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन अब भी इतना खूबसूरत था कि किसी की सांस रुक जाए। मिस्टर चू, उसकी आवाज में हल्की नर्वसनेस थी। मैं हूँ शिया चिंगुआ। ओल्ड चू का हाथ अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। पहले शॉक दिखाई दिया, फिर तुरंत उसकी जगह मौकरी ने ले ली। वाह, उसने हंसते हुए कहा, यह तो हमारी महान पॉप डिवा है। क्या हुआ? सिन हुआंग के $1 मिलियन स्टूडियोज ने निकाल दिया। अब मेरे कुत्तों वाले बेसमेंट में काम कराने आई हो। लेकिन शिया चिंगुआ ने बुरा नहीं माना। वो उसके अतीत के बारे में जानती थी कि प्रेसिडेंट झाओ की वजह से उसकी टांग टूट चुकी थी। उसके तानों के पीछे बिटरनेस थी, नफरत थी, और बहुत सारा दर्द था। मिस्टर चू, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक सॉन्ग रिकॉर्ड कराना है और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ओल्ड चू केन के सहारे खड़ा हुआ। उसकी लंगड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। अभी तुम सड़क पर भागते हुए चूहे जैसी हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो प्रेसिडेंट झाओ के खिलाफ जाएगा। मैं उस कमीने से नहीं डरता, लेकिन मुझे भी खाना है। फिर उसने व्यंग्य से पूछा, और वैसे भी क्या तुम्हारे पास गाने के लिए कोई सॉन्ग बचा भी है? शिया चिंगुआ ने कोई बहस नहीं की। उसने बस अपनी डॉक्यूमेंट फाइल खोली। अंदर से एक पतला सा कागज निकाला। वही कागज, वही मास्टरपीस। उसने उसे ओल्ड चू की तरफ बढ़ा दिया। अगर पढ़ने के बाद भी आपको पसंद ना आए तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। ओल्ड चू ने अनमने ढंग से पेपर ले लिया। इतना ड्रामा, वो बड़बड़ाया जैसे दुनिया का आखिरी सॉन्ग हो। उसकी नजर टाइटल पर गई, फिर पहली लाइन पर, और अगले 3 सेकंड में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 3 सेकंड। ओल्ड चू का चेहरा जम गया। उसकी आंखें फैलने लगी, सांसें भारी हो गई, हाथ कांपने लगे। वो एक साउंड इंजीनियर था, कोई साधारण आदमी नहीं। उसकी पूरी जिंदगी मेलोडीज, हार्मोनीज और लिरिक्स के बीच गुजरी थी। इसलिए उसे सिर्फ एक नजर चाहिए थी। एक नजर, ये समझने के लिए कि उसके हाथ में क्या है। उसके सीने की धड़कन तेज हो गई। उसने दूसरी लाइन पढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही उसका चेहरा बदलता गया। शॉक, एक्साइटमेंट, डिसबिलीफ, ऑ, सब कुछ एक साथ। अचानक उसने पेपर नीचे किया, फिर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसका हाथ शिया चिंगुआ की कलाई पर जा पड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चौंक गई। रिकॉर्डिंग करेंगे? ओल्ड चू लगभग चिल्ला उठा। उसकी आंखें चमक रही थी। अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। अगर ऐसा सॉन्ग दबा दिया गया
तो ऊपर वाला खुद बिजली गिराकर हमें मार देगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, एक्साइटमेंट से। मैं एक पैसा चार्ज नहीं करूंगा। उसने पेपर को सीने से लगा लिया। मेरे जैसे टूटे हुए स्टूडियो में अगर ये मास्टरपीस रिकॉर्ड हो गया, उसकी आंखें भर आईं। तो ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। ये मेरे चू फैमिली के लिए 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद है। ओल्ड चू एक्साइटमेंट में लगभग कांप रहा था। उसने पेपर को सीने से लगाया और केन के सहारे रिकॉर्डिंग बूथ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन 2 कदम चलने के बाद अचानक रुक गया। धत! उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। पिछले हफ्ते मेरा माइक्रोफोन टूट गया था, अभी तक रिपेयर भी नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। जो इक्विपमेंट अभी मेरे पास है वो इस सॉन्ग के लायक ही नहीं है। रूम में फिर से तनाव फैल गया, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक खुला। चर्रर! अंदर काले सूट्स पहने कुछ लोग दाखिल हुए। सफेद ग्लव्स, भावहीन चेहरे, बिल्कुल ऐसे जैसे कहीं से अचानक घोस्ट निकल आया हो। शिया चिंगुआ और ओल्ड चू दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। ओल्ड चू ने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली और इंस्टिंक्टिवली शिया चिंगुआ के सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज में हॉस्टिलिटी साफ थी, लेकिन सामने खड़ा लीड मैन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने जवाब तक नहीं दिया, बस एक कदम साइड में हट गया। उसके पीछे 2 वर्कर्स एक विशाल मेटल केस उठाए अंदर आए। धप! केस जमीन पर रखा गया। फिर उनमें से एक बोला, मिस्टर चू, किसी ने ये इक्विपमेंट ऑर्डर किया है और स्पेसिफिकली यहाँ डिलीवर करने को कहा है। बस इतना। फिर वो चुप हो गया। वर्कर्स ने केस खोलना शुरू किया। फोम की लेयर्स हटने लगी और धीरे धीरे अंदर रखा इक्विपमेंट दिखाई देने लगा। जैसे पूरा माइक्रोफोन सामने आया, ओल्ड चू की सांस रुक गई। नहीं, उसकी आंखें फैल गईं। ये इम्पॉसिबल है। उसने कांपते हुए माइक्रोफोन को देखा। लिमिटेड एडिशन U47। पूरी दुनिया में 5 से भी कम बचे हैं। नेशनल लेवल स्टूडियोज में भी शायद ना हो। उसकी आवाज बैठ गई। ये भेजा किसने? लेकिन काले सूट वाला आदमी चुप रहा। उसने सिर्फ एक छोटा सा फोल्डेड नोट निकाला और जाकर शिया चिंगुआ के हाथ में दे दिया। फिर बिना कुछ बोले मुड़ा और सारे लोग उसी रहस्यमय तरीके से चले गए जैसे आए थे। बेसमेंट में फिर सन्नाटा छा गया। शिया चिंगुआ ने धीरे से नोट खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वही वाइल्ड कर्सिव हैंडराइटिंग, वही फैमिलियर अंदाज। अच्छा काम करना है तो पहले टूल्स अच्छे होने चाहिए। पैसे बचाने की कोशिश मत करना, बस दिल खोलकर गाना। कोई सिग्नेचर नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक शब्द भी काफी था। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। आंसू कागज पर गिरने लगे। स्याही हल्की धुंधली हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी सब कुछ पहले से अरेंज किया गया था। वो आदमी बार बार कहता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, कहता था ये सिर्फ डेट रिकवरी है, लेकिन उसकी पीठ पीछे वो हर रास्ता साफ कर रहा था, हर कांटा हटा रहा था, यहाँ तक कि इस लेजेंडरी माइक्रोफोन का इंतजाम भी कर दिया। ओल्ड चू ने नोट देखा, फिर शिया चिंगुआ की लाल आंखें, फिर माइक्रोफोन, और धीरे धीरे मुस्कुराया। लगता है, उसने हल्के से कहा, तुम्हारे ऊपर कोई गार्डियन एंजल नजर रख रहा है। शिया चिंगुआ कुछ नहीं बोली, बस नोट को सीने से लगा लिया। अगले ही पल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और इस बार ओल्ड चू पहले से भी ज्यादा सीरियस था। दूसरी तरफ जियांग सिटी के बीचों बीच बादलों को छूती एक स्काईस्क्रेपर की सबसे ऊपरी मंजिल, यही दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिंडिकेट का हेडक्वार्टर्स था। यही उसका असली किंगडम था। भले ही वो इस वक्त एक पुराने कोर्टयार्ड में अपनी बेटी के साथ कार्टून्स देख रहा था, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ फ्लॉलेस प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट हो रही थी। विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन्स हवा में तैर रही थी। हॉल के अंदर दर्जनों टॉप टियर मार्केट एक्सपर्ट्स और एलीट हैकर्स कीबोर्ड्स पर टूट पड़े थे। सिर्फ टाइपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल युद्ध जैसा था। हॉल के बीच खड़े ओल्ड चेन ने शांत आवाज में कहा, बॉस के ऑर्डर्स क्रिस्टल क्लियर है। ये एक्विजिशन नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सभी मेजर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के बैकएंड लॉक कर दो। आज रात 8 बजे रिकमेंडेशन सिस्टम हाईजैक हो जाने चाहिए। हॉल में बैठे लोग एक साथ कमांड्स एग्जीक्यूट करने लगे। ओल्ड चेन की आवाज फिर गूंजी, यूजर कुछ भी सर्च करे, म्यूजिक, मूवी, वेदर, यहाँ तक कि बिग फीड भी सर्च करे। टॉप रिकमेंडेशन पर सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए, शिया चिंगुआ का नया सॉन्ग एज यू विश। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन किसी ने काम नहीं रोका। दूसरा आदेश, ओल्ड चेन बोला, बॉट आर्मी पर्च प्रोटोकॉल। प्रेसिडेंट जाओ ने जो 2 मिलियन एंटी फैन अकाउंट्स खरीदे हैं, 1 घंटे के अंदर सब बंद होने चाहिए। स्क्रीन्स पर लाल डॉट्स गायब होने लगे, लाखों फेक अकाउंट्स डिसअपीयर होने लगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हॉल अचानक और शांत हो गया। ओल्ड चेन की आवाज और गंभीर हो गई, बॉस का पर्सनल ऑर्डर, इस सॉन्ग का एक एक पैसा सीधे लिटिल प्रिंसेस शिया शिहान के ट्रस्ट फंड में जाएगा। 1 सेंट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा हॉल एक साथ बोला, अंडरस्टूड। ओल्ड चेन ने धीरे से सिर हिलाया। आज रात पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक लेसन सीखेगा। टॉपिक है, उसकी आंखें ठंडी हो गई, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की औरत को छेड़ने की कीमत। शाम के 7:55, बेसमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हवा इतनी भारी थी कि जैसे चाकू से काटी जा सके। अपलोड प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ओल्ड चू की हथेलियों में पसीना था। पूरी जिंदगी में उसने काउंटलेस हिट सॉन्ग्स मिक्स किए थे, लेकिन आज वो नर्वस था। उसके बगल में बैठी शिया चिंगुआ बार बार अपने हाथ मरोड़ रही थी। क्या हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं? उसने चिंता से पूछा। नॉर्मली सॉन्ग्स को लॉन्च करने से पहले हाइप क्रिएट किया जाता है, PR आर्टिकल्स, ट्रेंडिंग सर्चेस, म्यूजिक क्रिटिक्स, फैन कमेंट्स, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई। सिन हुआंग एंटरटेनमेंट ने मेरे सारे रिसोर्सेज ब्लॉक कर दिए हैं। मैं अभी एक सुनसान आइलैंड पर फंसे इंसान जैसी हूँ। चिल्लाऊं भी तो कोई नहीं सुनेगा। जरूरत नहीं है। अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। बेसमेंट के दरवाजे पर मैं खड़ा था। बाएं हाथ में शिहान थी, जो खुशी खुशी लॉलीपॉप खा रही थी। दाएं हाथ में शुगर रोस्टेड चेस्टनट्स का बैग था। मैं अंदर आया, एक चेस्टनट निकाला, फिर शिया चिंगुआ की तरफ बढ़ाया। अच्छा सॉन्ग सोने जैसा होता है, मैंने शांत स्वर में कहा। उसे कीचड़ में भी फेंक दो, फिर भी वो चमकता है। मैंने मुस्कुराकर शिहान के सिर पर हाथ फेरा। और तुम्हारा सॉन्ग? मेरी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस चमका। आज रात सिर्फ चमकेगा नहीं,
आज रात पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। मैंने बड़े ध्यान से वो छोटी सी चीज उठाई और बहुत केयरफुली शिहान के मुंह में रख दी। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल आ गई। वैसे भी आज रात किस्मत की हवा मेरे फेवर में चल रही थी। तभी डिंग, एक क्रिस्प नोटिफिकेशन साउंड गूंजी। स्क्रीन पर एक पॉपअप उभरा, अपलोड सक्सेसफुल, आर्टिस्ट जिया चिंगवा। उसी पल हजारों किलोमीटर दूर जिंगजो में स्थित पेंगुइन म्यूजिक हेडक्वार्टर्स के अंदर ऑपरेशन टीम का स्टाफ मेंबर श्याओली आराम से टाइम पास कर रहा था और टेकआउट ऑर्डर करने ही वाला था। जैसे ही उसकी उंगली फोन स्क्रीन को छूने वाली थी, मॉनिटरिंग स्क्रीन पर चल रही डाटा कर्व अचानक एक अजीब से राइट एंगल में ऊपर उछल गई। उसका स्केल इतना खतरनाक था कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। ये क्या है? श्याओली लगभग अपनी कोला उगल ही देता। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। रियल टाइम बैकएंड ट्रैफिक पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुका था। जो ट्रैफिक आमतौर पर टॉप टियर आइडल्स या वायरल पॉप सॉन्ग्स को मिलता था, उसे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़कर जबरदस्ती दूसरी दिशा में मोड़ दिया हो। पूरा ट्रैफिक एक ही लिंक पर टूट पड़ा था, ऐसा लिंक जो 1 मिनट पहले ही अपलोड हुआ था। उधर एक कॉलेज डॉर्म में बैठा एक लड़का ग्रेजुएट एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश लिसनिंग ट्रैक्स ढूंढ रहा था। अचानक उसके हेडफोन्स में एक गहरी और लगभग जादुई इंट्रो मेलोडी गूंज उठी। उसका पूरा स्टडी फ्लो टूट गया। दूसरी तरफ एक ऑफिस बिल्डिंग में रात भर काम करने वाली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय इंसोम्निया से लड़ते हुए रिलैक्सिंग म्यूजिक ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी स्क्रीन पर जो सॉन्ग खुला उसका नाम था एज यू विश। तभी हेडक्वार्टर्स में श्याओली लगभग चीख पड़ा, मैनेजर, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कोर एल्गोरिथम ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे किसी ने हैक कर दिया हो। उसकी आवाज में साफ पैनिक था। टेक्निकल डायरेक्टर भागते हुए आया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की स्पीड से दौड़ने लगी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। पहले शक, फिर हैरानी, और आखिर में पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से चेयर पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में सदमा था। ये हैकर नहीं है, ये साइबर अटैक भी नहीं है। उसने कांपती आवाज में कहा, ये प्योर कैपिटल की वायलेंट एस्थेटिक्स है, ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। इधर बेसमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं पुराने और घिसे हुए सोफा पर बैठा था। मेरे सामने जिया चिंगवा अपने फोन पर बार बार वेब पेज रिफ्रेश कर रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी, जबकि मैं पूरी तरह शांत था। मेरे चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदला। 1 मिनट बीत चुका था। जिया ने फोन नीचे किया और कड़वी हंसी हंस दी। सिर्फ 3 प्लेस, उसने धीरे से कहा, और वो भी हमने खुद किए हैं। उसकी आवाज में निराशा भरी हुई थी। लगता है चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। चेहरे की सारी निराशा पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह ऐसा शौक आ गया जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। रिफ्रेश होने के बाद प्ले काउंट 3 से सीधे 30,000 पहुंच चुका था और अगले ही ब्लिंक में 3 लाख। कमेंट सेक्शन जो कुछ सेकंड पहले पूरी तरह खाली था, अब पागलों की तरह भर चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 999+। ये कैसे हो सकता है? जिया की सांसें तेज हो गई। लेकिन ये सिर्फ फॉर्स ट्रैफिक नहीं था, असली वजह कुछ और थी। सॉन्ग की क्वालिटी खुद एक विस्फोट बन चुकी थी। शहर के हर कोने में लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया। शुरुआत में ज्यादातर लोग इरिटेटेड हुए। उन्हें लगा ये भी कोई स्पैम प्रमोशन होगा। लेकिन जैसे ही पहली लाइन गूंजी, जैसे ही पहली मेलोडी कानों तक पहुंची, स्वाइप करने के लिए उठी, उंगलियां वहीं रुक गईं। सबवे में बैठा एक मिडिल एज आदमी, जिसे कुछ घंटे पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था, खिड़की के बाहर भागती रोशनियों को देख रहा था। उसके दिल में दबे हुए जज्बात अचानक फूट पड़े। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। हॉस्पिटल कॉरिडोर में एक लड़की अपने क्रिटिकली इल फादर के पास पूरी रात जागी हुई थी। सॉन्ग की एक लाइन उसके कानों तक पहुंची, आई विश फॉर योर रियूनियन। अगले ही पल उसने अपना मुंह ढक लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। वहीं एक स्टूडेंट जो अपने ड्रीम्स के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, सॉन्ग सुनते सुनते दोबारा हिम्मत जुटा पाया। उसने अपनी पेन और मजबूती से पकड़ ली। कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट चुका था। कमेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि नंबर्स पढ़ना मुश्किल हो गया था। ये कौन सा गॉड टियर सॉन्ग है? मैं मानने को तैयार नहीं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे नहीं सुना। मैं प्लेटफॉर्म को रैंडम रिकमेंडेशन के लिए गाली देने वाला था, लेकिन अब वापस आकर थैंक यू बोल रहा हूँ। इतना इमोशनल सॉन्ग मैंने सालों में नहीं सुना। क्या ये सच में जिया चिंगवा है? वही सिंगर जिसे उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से हर जगह ट्रोल किया गया था। हे भगवान, उसकी वॉइस तो किसी एंजल ने ब्लेस की होगी। क्या सिर्फ मैंने नोटिस किया कि कंपोजर और लिरिसिस्ट का नाम सी है? ये सी कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। लिरिक्स की हर लाइन सीधे दिल में घुस रही है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर एज यू विश ने ऐसा कमबैक किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। न्यू रिलीज चार्ट पर नंबर 1, हॉट ट्रैक्स चार्ट पर नंबर 1, ट्रेंडिंग चार्ट पर नंबर 1। म्यूजिक इंडस्ट्री का हर मेजर चार्ट उसी के कब्जे में था। दूसरी तरफ शिनहुआंग एंटरटेनमेंट के आलीशान ऑफिस में प्रेसिडेंट शाह हाथ में महंगी रेड वाइन लिए शहर का नाइट व्यू देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत का घमंडी स्माइल था। आज रात उसने अपनी नई रुकी गर्ल ग्रुप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों खर्च किए थे। उसका प्लान साफ था, जिया चिंगवा के डाउनफॉल का फायदा उठाओ, उसकी पोजीशन छीनो और पूरे इंडस्ट्री ट्रैफिक पर कब्जा कर लो। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। प्रेसिडेंट शाह, उसकी सेक्रेटरी बिना नॉक किए अंदर घुस आई। वो इतनी तेजी से भागी थी कि उसकी एक हाई हील रास्ते में ही निकल गई थी। उसके चेहरे पर साफ टेरर था। इतना पैनिक क्यों कर रही हो? प्रेसिडेंट शाह ने भौहें सिकोड़ते हुए वाइन की सिप ली। उसके चेहरे का घमंड जरा भी कम नहीं हुआ था। सेक्रेटरी ने कांपते हाथों से टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। जिया चिंगवा, उसकी आवाज टूट रही थी। उसने नया सॉन्ग रिलीज कर दिया है। और उसने किया तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट शाह ने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। उसके चेहरे पर सिर्फ घमंड और नफरत दिखाई दे रही थी। मैं पहले ही इंडस्ट्री में खबर फैला चुका हूँ। अब कौन उसकी म्यूजिक रेकमेंड करने की हिम्मत करेगा? मुझे नहीं लगता वो जरा सी भी हलचल पैदा कर पाएगी। उसने अधीर होकर सेक्रेटरी के हाथ से टैबलेट झपट लिया और लापरवाही से स्क्रीन पर नजर डाली। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। उसके मुंह में भरी रेड वाइन सीधे महंगे टैबलेट की स्क्रीन पर छिड़क गई।
ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट शाओ अपनी चेयर से उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन वो इतनी तेजी से उठा कि उसका घुटना डेस्क के किनारे से जोर से टकरा गया। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसका सारा रौब और संतुलन गायब हो चुका था। उसकी आंखें पागलपन और अविश्वास से फैल गई थीं। क्या क्यूक्यू म्यूजिक पागल हो गया है? क्या नेटीज क्लाउड वालों का दिमाग खराब हो गया है? क्या इन्हें सिन हुआंग से टकराने का डर नहीं रहा? उसने गुस्से में डेस्क पर रखा फोन उठाया और एक के बाद एक मेजर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के हेड्स को कॉल लगाने लगा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हेलो प्रेसिडेंट वांग, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? हमने तय किया था कि शिया चिंगुआ को ब्लैकलिस्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ बीप 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 सुनाई दिया। किसी ने कॉल नहीं उठाया, या यूं कहें कि कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रेसिडेंट शाओ का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर एक दर्जन से ज्यादा कॉल्स किए। आखिरकार एक छोटे प्लेटफॉर्म का हेड कॉल पर आया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जैसे कोई सुन लेगा तो उसकी जान चली जाएगी। ओल्ड शाओ, पूछना बंद करो, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो फिर किसने मजबूर किया? प्रेसिडेंट शाओ दांत भींचते हुए गर्जा। ऊपर से आदेश आया है। ऊपर? ब्यूरो ऑफ कल्चर? उससे भी ऊपर? दूसरी तरफ का आदमी कांपती आवाज में बोला। अभी अभी खबर मिली है, वॉल स्ट्रीट के कई बड़े सिंडिकेट्स ने सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पर सीधा प्रेशर डाला है। जिसने भी इस सॉन्ग को हटाने की कोशिश की, उसकी कंपनी का स्टॉक प्राइस कल सुबह तक आधा कर दिया जाएगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज आई। ओल्ड शाओ, अब तुम खुद संभालो। शिया चिंगुआ के पीछे कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पीछे सचमुच कोई भगवान खड़ा है। अगले ही पल कॉल कट गया। सिर्फ लंबी डायल टोन कमरे में गूंजती रही। प्रेसिडेंट शाओ धीरे से अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। भगवान? उसने खुद से बड़बड़ाया। वो औरत जो एक नाजायज बच्चे को लेकर घूमती है, जो इतनी गरीब है कि स्लम में रहती है, उसके पीछे भगवान? उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। अगर उसके पीछे कोई इतना ताकतवर था तो 4 साल तक वो कुत्तों जैसी जिंदगी क्यों जीती रही? क्यों मुझे उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करने दिया गया? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सालों की ताकत और अहंकार ने उसके अंदर का अंधेरा जगा दिया। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक कौंधी। इस इंडस्ट्री का भगवान सिर्फ मैं हूँ। अचानक उसने अपनी कांपती हुई सेक्रेटरी की तरफ देखा। ब्लैक वॉलनट स्टूडियो से तुरंत कांटेक्ट करो। वो दहाड़ा। शिया चिंगुआ की पूरी हिस्ट्री खोद डालो, उसकी जिंदगी का एक एक राज बाहर निकालो, और खासकर उसकी आंखों में जहरीली चमक उभरी। उसके बच्चे के बारे में सब कुछ निकालो। मैं चाहता हूं कि पूरा इंटरनेट जान जाए कि ये सॉन्ग किस तरह की औरत ने गाया है। देखते हैं फिर वो कैसे वापसी करती है। उधर वुटोंग एली के छोटे से कोर्टयार्ड में बारिश के बाद की मूनलाइट बेहद खूबसूरत लग रही थी। नीले पत्थरों वाले रास्ते पर हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। हवा में मिट्टी और घास की ताजा खुशबू घुली हुई थी। शिया चिंगुआ स्टोन बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में फोन था। वो बार बार प्ले काउंट और कमेंट्स रिफ्रेश कर रही थी। उसके चेहरे पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। नंबर 1, उसने धीमे से कहा। सच में नंबर 1। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की एक चमक लौट आई थी। मैं वहीं पास में एक छोटे स्टूल पर बैठा था और शाओ शिहान को सिखा रहा था कि चेस्टनट को बिना तोड़े परफेक्ट तरीके से कैसे पील करते हैं। शिया चिंगुआ की बात सुनकर मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है कि इस बार ऑडियंस बहरी नहीं थी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर शिया चिंगुआ मेरी तरफ मुड़ी। उसकी नजर पहले मुझ पर गई और फिर शाओ शिहान पर। पिता और बेटी की उस साधारण सी तस्वीर ने उसके दिल के अंदर जमा सारी भावनाओं को तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ सक्सेस के आंसू नहीं थे, ये सुरक्षा की भावना के आंसू थे जो उसने कई सालों बाद महसूस की थी। ऐसा एहसास कि कोई चुपचाप उसके पीछे खड़ा है, कोई जो हर तूफान को रोक सकता है, कोई जो उसे गिरने नहीं देगा। थैंक यू, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने पील किया हुआ चेस्टनट शाओ शिहान के मुंह में रखा और धीरे से खड़ा हो गया। फिर शिया चिंगुआ के सामने जाकर उसके चेहरे पर गिरी एक लट को बहुत नरमी से उसके कान के पीछे कर दिया। मेरा मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल था। मेरी आंखें शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में अजीब ताकत छिपी थी। मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने धीरे से कहा। अगर किसी को थैंक्स बोलना है तो खुद को बोलो। सॉन्ग तुमने गाया है, उसे जान तुमने दी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। और वैसे भी ये सिर्फ शुरुआत है। दीवा, तैयार रहना। आज रात तो बस ओपनिंग थी, कल असली शो शुरू होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जब सारे डेमन्स और मॉन्स्टर्स पागल हो जाएंगे तब डरोगी तो नहीं? शिया चिंगुआ ने मेरी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उसके सामने खड़ा आदमी किसी भी तूफान से नहीं डरता। उसने गहरी सांस ली, दिल की सारी कमजोरी दबा दी। फिर उसकी आंखों में नई ताकत उभर आई। मैं नहीं डरती। अगली सुबह सूरज की रोशनी चुभने जितनी तेज थी, लेकिन इंटरनेट के अंधेरे कोनों में एक खतरनाक स्टॉर्म धीरे धीरे तैयार हो रहा था। एज यू विश अब भी चार्ट्स के टॉप पर राज कर रहा था। स्ट्रीमिंग नंबर्स 500 मिलियन को पार कर चुके थे। शहर की हर सड़क, हर मॉल, हर हेयर सैलून और हर कैफे में वही सॉन्ग बज रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में अचानक कुछ नए कीवर्ड्स अस्वाभाविक स्पीड से ऊपर चढ़ने लगे। शिया चिंगुआ का छिपा हुआ बच्चा एक्सपोज्ड, पियर डिवा की असली सच्चाई, एज यू विश के पीछे के गंदे सीक्रेट्स, मिस्टीरियस शुगर डैडी ने फ्लॉप आर्टिस्ट को कैसे बचाया। जैसे ही लोग इन टॉपिक्स पर क्लिक करते, उनके सामने धुंधली सीक्रेट फोटोज और भड़काऊ आर्टिकल्स खुलने लगते। कुछ तथाकथित इंसाइडर्स दावा कर रहे थे कि 4 साल पहले शिया चिंगुआ ने इंडस्ट्री में ऊपर चढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाए थे और बाद में प्रेगनेंसी के बाद उसे छोड़ दिया गया था। देखते ही देखते इंटरनेट का माहौल बदलने लगा। कल तक जो लोग उसे गॉडेस कह रहे थे, वही अब रूमर्स और बॉट आर्मीज के इन्फ्लुएंस में आने लगे। कमेंट सेक्शंस का रंग बदल रहा था और एक नया ऑनलाइन वॉर शुरू होने वाला था। पूरा इंटरनेट जैसे आग की तरह भड़क उठा था। हर तरफ जहरीले कमेंट्स, गालियां और अफवाहें फैल रही थी। कोर्टयार्ड के अंदर शिया चिंगुआ के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। फोन उसकी उंगलियों में थरथरा रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरती थी, आखिरकार वही हो गया था। अगर लोग उसे गालियां देते तो शायद वो सह लेती, लेकिन अब निशाना शाओ शिहान बन चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे उसके हाथ से फोन लेकर सोफा के सबसे दूर वाले कोने में फेंक दिया। फिर बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला,
अब उसे मत देखो, चलो खाना खाते हैं। शिया चिंगुआ की आवाज कांप उठी, लेकिन वो शिहान को गालियां दे रहे हैं, उसे बास्टर्ड चाइल्ड कह रहे हैं। लोग एड्रेस ट्रैक कर चुके हैं, कुछ लोग यहाँ आने भी लगे हैं, हमें कुछ करना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और शांत स्वर में दोबारा कहा, पहले खाना खाते हैं। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा अथॉरिटी था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। मैं धीरे से डाइनिंग टेबल के हेड सीट पर बैठ गया और एक का एक पीस उठाकर शाओ शिहान के बोल में रख दिया। अगले पल मेरे चेहरे की सख्ती गायब हो गई और मैं बेहद नरम आवाज में बोला, शिहान आज अम्यूजमेंट पार्क चलें? छोटी लड़की की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपना छोटा स्पून हिलाते हुए खुशी से कहा, सच में? मुझे कैरोसल पर बैठना है? मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है। खाना खत्म करते ही डैडी तुम्हें वहां ले जाएगा। शिया चिंगुआ को लग रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। वो लगभग चिल्ला पड़ी, शियाओ छे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाहर पापराजी भरे पड़े, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे लोग हमें घेर लेंगे। तुम्हें अंदाजा भी है मामला कितना सीरियस है? मैंने धीरे से अपनी आंखें उठाई। मेरी नजर पूरी तरह शांत थी, न घबराहट, न गुस्सा, न चिंता, बस ऐसी उदासीनता जैसे कोई दूर बैठकर एक मामूली ड्रामा देख रहा हो। सीरियस? मैंने हल्की सी हंसी छोड़ी। कुछ भिनभिनाती मक्खियां भी अब सीरियस कहलाने लगी हैं। इतना कहकर मैंने टेबल पर रखा अपना पुराना नोकिया फोन उंगलियों के बीच घुमाया और शांत स्वर में बोला, एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है तब नीचे कीचड़ में पड़े लोग उसके कपड़े गंदे नहीं कर सकते। अभी तुम्हें जो गंदगी महसूस हो रही है उसकी वजह ये नहीं कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम अभी उतनी ऊंचाई पर खड़ी नहीं हो जहां से उनकी आवाज भी सुनाई न दे। मेरी बात खत्म होते ही कोर्टयार्ड की दीवार के बाहर अचानक शोर मच गया। यही जगह है। किसी आदमी की आवाज आई, जीपीएस इसी लोकेशन को दिखा रहा है। दूसरा चिल्लाया, जल्दी करो, दीवार फांदो, वो बच्ची अंदर ही होगी। तीसरी आवाज लालच से भरी हुई थी, प्रेसिडेंट शाओ ने कहा है फ्रंट फेसिंग फोटो की कीमत 1 लाख है। अगले ही पल कई पापराजी कैमरास लेकर आईवी से ढकी दीवार पर चढ़ने लगे। उनके कैमरा लेंसेज सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ गए जहां हम तीनों बैठे थे। शाओ शिहान डर के मारे कांप उठी, उसके हाथ से स्पून गिर गया और वो जोर जोर से रोने लगी। बैडमैन, बैडमैन। उसकी मासूम आवाज सुनकर शिया चिंगुआ का चेहरा बदल गया। वो तुरंत दौड़कर शिहान के सामने खड़ी हो गई और उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। फोटोज लेना बंद करो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही कैमरा शटर्स मशीन गन की तरह चलने लगे। क्लिक क्लिक क्लिक। तेज फ्लैश दिन के उजाले में भी आंखों को चुभ रही थी। दीवार पर खड़े पापराजी उत्साह से चीख रहे थे, मिस शिया इधर देखिए, बेबी डैडी कौन है? कोई शुगर डैडी? कोई रिच बॉस? 4 साल पहले क्या हुआ था? गंदे सवाल लगातार फेंके जा रहे थे। शिया चिंगुआ पूरी ताकत से शिहान का चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तभी मेरी आंखों का तापमान धीरे धीरे शून्य पर पहुंच गया। मैंने टेबल से एक साधारण बैम्बू चॉपस्टिक उठाई। अगले ही पल हवा चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। किसी ने नहीं देखा मैंने मूव कब किया। लोगों को बस एक धुंधली आफ्टर इमेज दिखाई दी जो बिजली की तरह आसमान में चमकी और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले पापराजों के कैमरा लेंस से टकराई। धमाका हुआ। हजारों रुपए का टेलीफोटो लेंस उसी पल चकनाचूर हो गया। ग्लास शार्ड्स चारों तरफ बिखर गए। पापराजो दर्द से चीख उठा। मेरी आंख वो दीवार से उल्टा गिर पड़ा। अगले ही सेकंड मैंने कोर्टयार्ड का गेट एक किक में खोल दिया। मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी टीम नहीं थी, मैं अकेला था। लेकिन मेरे शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भारी था कि सामने खड़े पापराजी की टांगें खुद ब खुद कांपने लगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा, अभी किसने कहा था कि एक फोटो की कीमत 1 लाख है? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में ऐसा खतरा छिपा था जिसने सभी के चेहरों का रंग उड़ा दिया। उस आदमी का फोन लगातार कांप रहा था। एक के बाद एक बैंक नोटिफिकेशंस आ रहे थे कि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। उसकी वाइफ रोते हुए कॉल पर चिल्ला रही थी कि बैंक वाले हाउस सीज हुए नोटिस लेकर पहुंच चुके हैं। स्टूडियो बॉस ग्रुप चैट में पागलों की तरह मैसेजेस भेज रहा था, चीख रहा था कि पूरे इंटरनेट पर उनका स्टूडियो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो लोग खुद को शिकारी समझ रहे थे अब खुद शिकार बन चुके थे। उस पापराजो का चेहरा पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। वो कांपती आवाज में बोला, मैं पहला ऑप्शन चुनता हूँ बॉस। नहीं ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखें थीं लेकिन मैं माउंट आई को पहचान नहीं पाया। शिया चिंगुआ अविश्वास से ये सब देख रही थी। कुछ मिनट पहले तक जो रिपोर्टर्स घमंड से भरे हुए थे अब पूंछ दबाकर भागते कुत्तों जैसे लग रहे थे। वो सभी घुटनों के बल कोर्टयार्ड के अंदर घुस आए। फिर शाओ शियान के सामने घुटने टेक कर खुद को थप्पड़ मारने लगे। लिटिल प्रिंसेस, हमें माफ कर दो, हम जानवर हैं, हम ही बुरे लोग हैं, प्लीज रोना बंद कर दो, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। शाओ शियान धीरे धीरे रोना बंद कर गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उन लोगों को देखा और फिर उलझन में मेरी तरफ देखने लगी। डैडी, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके चेहरे से आंसुओं के निशान साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। इस शो का नाम है बैड गाइज लर्न देयर लेसन। शिहन ने पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन डैडी की मुस्कान देखकर वो भी हल्का सा हंस पड़ी। मैं मुस्कुराया और फिर शिया चिंगुआ की तरफ देखा। इस समय शिया चिंगुआ की आंखों के सामने एक ऐसा सीन था जो जितना हास्यास्पद था उतना ही संतोष देने वाला भी। उसने उन रिपोर्टर्स को देखा जो अभी तक उसे कुचलने आए थे और अब जमीन पर सिर रगड़ रहे थे। फिर उसने मुझे देखा। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था। पूरी सिचुएशन पर मेरा पूरा कंट्रोल था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। मैं ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि आज के बाद अगर आसमान भी गिर जाए तो उसे संभालने वाला कोई मौजूद है। मैं लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, शो खत्म हुआ, अब निकलो यहाँ से, जाकर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। और एक बात याद रखना, अगली बार अगर इस गेट के सामने दिखाई दिए तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि अगली बार सिर्फ कैमरा लेंस नहीं टूटेगा। रिपोर्टर्स को लगा जैसे मौत की सजा माफ हो गई हो।
वे सब जमीन से उठे और भागते हुए कोर्टयार्ड से बाहर निकल गए। कुछ ही पलों में गेट बंद हो गया और पूरी दुनिया फिर से शांत हो गई। मैं पलटा और शिया चिंगुआ की तरफ देखकर अपने पुराने लेजी टोन में बोला, वैसे मुझे लगता है मेरा एग अभी भी टेबल पर पड़ा है, अगर ज्यादा देर हो गई तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। कुछ सेकंड तक शिया चिंगुआ मुझे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। पहले हंसी निकली, फिर आंखें लाल हो गई। अगले ही पल उसने सारी झिझक छोड़ दी और दौड़कर मुझे और शिहान दोनों को एक साथ गले लगा लिया। थैंक यू। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मेरा शरीर एक पल के लिए हल्का सा सख्त हुआ, फिर आराम से ढीला पड़ गया। मैंने एक हाथ से उसकी पीठ थपथपाई, इतनी जल्दी इमोशनल मत हो। फिर मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, असल शो तो अभी शुरू हुआ है। मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी। प्रेसिडेंट शाओ को पब्लिक ओपिनियन वॉर खेलना बहुत पसंद है ना, तो मैं उसे एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं आराम से बोला, वो एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है, ठीक है, मैं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खरीदकर अपनी बेटी के लिए प्लेग्राउंड बना दूंगा। शिया चिंगुआ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। सॉन्ग एज यू विश ने उसे मेरा टैलेंट दिखाया था, लेकिन आज जो हुआ उसने उसे मेरी एक और साइड दिखाई थी, और उसे महसूस हो रहा था कि ये साइड भी शायद आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में बहुत समय से था, तुम आखिर हो कौन? उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं। लैंडलॉर्ड, डॉक्टर, गॉड टियर कंपोजर, या वो बॉस जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे? मैंने अपनी पैंट पर लगी धूल झाड़ी और हमेशा की तरह लेजी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। क्या सच में ये जानना इतना जरूरी है कि मैं कौन हूँ? मैंने शाओ शिहान के गोल मटोल गाल को हल्के से दबाया। शिहान के लिए मैं उसका डैड हूँ। फिर मैंने शिया चिंगुआ की तरफ देखा, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या ये दो आइडेंटिटीज काफी नहीं है? शिया चिंगुआ ने होठ काटे। लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारे कनेक्शंस, तुम्हारे मेथड्स, अगर तुम इतने बड़े इंसान हो तो ऐसी जगह क्यों रहते हो? मैंने गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। बस इसलिए मैं धीरे धीरे कोर्टयार्ड की तरफ देखने लगा। पुराना कोर्टयार्ड, छोटी दीवारें, साधारण जिंदगी, लेकिन उनमें एक ऐसी गर्माहट थी जो दुनिया के किसी पैलेस में नहीं मिल सकती थी। मेरी आंखों में पहली बार असली थकान दिखाई दी। पिछले जीवन की यादें, इस दुनिया में आने के बाद बिजनेस वर्ल्ड की लड़ाइयां, अनगिनत षड्यंत्र, अनगिनत जीते। मैं सच में थक चुका था। मेरे पास इतनी दौलत थी कि कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थी। मेरे पास इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया को हिला सकता था। लेकिन आखिर में मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता हूँ वो सिर्फ एक गर्म नूडल्स का बोल है, कुछ सुकून भरे दिन है और ऐसी जिंदगी है जिसमें हर समय किसी की पीठ में छुरा घोंपने का डर न हो। फिर मैंने शिया चिंगुआ और शाओ शिहान की तरफ देखा, और पहली बार मुझे लगा कि वो सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। मैंने धीरे से कहा, और जहां तक मेरे मेथड्स की बात है, मेरी आंखें अचानक तलवार की धार जैसी तेज हो गई। शिया चिंगुआ, इस दुनिया में अगर तुम्हें अपनी छोटी सी शांति बचानी है तो तुम्हारे हाथ में उससे भी बड़ी ताकत होनी चाहिए जो उसे छीनने आए। मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता, कोई सेवियर नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरी आवाज धीमी हो गई। मेरे लोगों को छूने का हक किसी को नहीं है। शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन शिया चिंगुआ के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसने मेरी पीठ को देखा और उसकी आंखें फिर से भर आईं। पिछले सालों से वो एक छोटी चिड़िया की तरह अकेले तूफानों में उड़ रही थी, हर वक्त शिकारी और जालों से बचती हुई। लेकिन अब पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो आराम से उतर सकती है। यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक घोंसला है, और यहाँ एक शिकारी खड़ा है जो उसकी रक्षा करेगा। तभी मैंने अचानक माहौल बदल दिया। अच्छा, अब ड्रामा खत्म हुआ। मैं हंसते हुए बोला, आज रात डिनर अपग्रेड होना चाहिए। मुझे ब्रेस पॉक रिब्स चाहिए और शुगर एक्स्ट्रा डालना। शिया चिंगुआ आंसुओं के बीच हंस पड़ी। उसने जल्दी से आंखें पोंछी और बोली, ठीक है, इतनी शुगर डालूंगी कि मिठास से ही मर जाओगे। कोर्टयार्ड में हंसी गूंज उठी। लेकिन उसी समय जियांगचेंग सिटी की एक आलीशान विला के अंदर प्रेसिडेंट शाओ लगभग पागल हो चुका था। उसका चेहरा डर और गुस्से से विकृत हो चुका था। वो फोन पर दहाड़ रहा था, क्या मतलब है कि तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो? तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। प्रेसिडेंट शाओ की दहाड़ पूरी विला में गूंज उठी। क्या तुम सब बेकार हो? गुस्से में उसने लुइस द 13 कॉन्याक की महंगी बोतल उठाई और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। धमाके के साथ बोतल चकनाचूर हो गई। ग्लास के टुकड़े हर तरफ बिखर गए, जबकि लाल रंग की लिक्विड दीवार पर ऐसे बहने लगी जैसे ताजा खून टपक रहा हो। कुछ ही देर पहले उसने अपनी आंखों के सामने सिनहुआंग एंटरटेनमेंट की मार्केट वैल्यू को 3 बिलियन उड़ते हुए देखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात कुछ और थी। ब्लैक फॉक्स स्टूडियो, जो उसका सबसे बड़ा पापराजी वेपन था, मानो दुनिया से गायब हो चुका था। पूरी टीम एक झटके में खत्म हो गई थी और उन्हें जवाब देने का मौका तक नहीं मिला था। सारी जांच एक ही जगह जाकर रुक रही थी, वुटोंग एली। और वुटोंग एली में रहने वाला वो रहस्यमयी आदमी, उसने अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल कर लिए थे, बिजनेस सर्कल, पॉलिटिकल सर्कल, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स भी। लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ 2 शब्द मिले थे, टॉप सीक्रेट। उसकी पर्सनल फाइल्स एन्क्रिप्टेड थी, कोर्टयार्ड की ओनरशिप एन्क्रिप्टेड थी। यहाँ तक कि शाओ शिहान का बर्थ सर्टिफिकेट भी सिस्टम के हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल यानी एस क्लास क्लासिफिकेशन में बदल चुका था। प्रेसिडेंट शाओ की सेक्रेटरी दरवाजे पर कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ में नया फैक्स था। टैक्स ब्यूरो पिछले साल के सारे यिन यांग कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी जांच करना चाहता है। उसकी आवाज कांप रही थी। और जिन इन्वेस्टर्स को हमने पहले से फिक्स कर रखा था, उन्होंने एक साथ फंडिंग विथड्रॉ कर ली है। प्रेसिडेंट शाओ का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो लड़खड़ाकर सोफा पर गिर गया। पहली बार उसकी आंखों में असली डर दिखाई दिया। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि उसने किसी आयरन प्लेट को किक नहीं किया था, उसने न्यूक्लियर रिएक्टर को लात मार दी थी। सामने वाला अपना चेहरा दिखाए बिना ही उसकी पूरी एम्पायर को राख बना सकता था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में कोने में फंसे हुए जानवर वाली पागल चमक उभरी। नहीं, उसने दांत भींचे। मैं अभी नहीं हारा हूं। वो इस इंडस्ट्री में सालों से था। उसने अनगिनत स्टॉर्म्स देखे थे। कैपिटल डरावना था, लेकिन ट्रैफिक एरा में रेपुटेशन ही सब कुछ होती थी। जब तक उसके पास एक भी कार्ड बचा था, गेम खत्म नहीं हुआ था। शिया चिंगुआ
उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। तुम कमबैक करना चाहती हो, सिर्फ एक सॉन्ग के सहारे अपनी इमेज साफ करना चाहती हो। वो ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, उसने सेक्रेटरी की तरफ देखकर आदेश दिया। मास्क सिंगर के डायरेक्टर से कांटेक्ट करो, चाहे जितना पैसा लगे। अगला चैलेंजर स्पॉट हमें चाहिए। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। अगर कोई ऑनलाइन तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है तो ठीक, मैं तुम्हें स्टेज पर बर्बाद करूंगा। उसने मुट्ठियां भींच ली। सैकड़ों मिलियंस व्यूअर्स के सामने तुम्हारी आवाज बंद कर दूंगा। तुम्हें एक नोट तक गाने नहीं दूंगा। अगर शैडो में डर्टी ट्रिक्स नहीं खेल सकता तो इस बार खुलेआम खेलूंगा। अगले दिन मौसम असाधारण रूप से खूबसूरत था। आसमान साफ था और हल्की हवा चल रही थी। मैं शिया चिंगो और श्याओ शिहान को लेकर जियांगचेन के सबसे बड़े ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क पहुंचने की तैयारी कर रहा था। बच्चों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए नाइटमेयर थी। वीकेंड होने की वजह से वहां लाखों लोग आने वाले थे। अगर किसी फेमस आर्टिस्ट को किसी ने पहचान लिया तो सेकंडों में भीड़ टूट पड़ती। यही वजह थी कि शिया चिंगो सुबह से नर्वस थी। मैं कमरे के कोने में खड़ा उसे देख रहा था। बेसबॉल कैप, सनग्लासेस, फेस मास्क, बैगी जैकेट। उसने खुद को इतनी लेयर्स में ढक लिया था कि वो सेलिब्रिटी कम और किसी सीक्रेट एजेंट ज्यादा लग रही थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं और उनमें भी सिर्फ एंजाइटी भरी हुई थी। वो बार बार मिरर में खुद को चेक कर रही थी, कहीं कोई फ्लॉ न रह जाए। दूसरी तरफ श्याओ शिहान नई पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहनकर खड़ी थी। उसके सिर पर मिकी माउस हेडबैंड था और वो अपने आधे कद जितना बड़ा टेडी बेयर पकड़े हुए थी। उसने अपनी छोटी गर्दन टेढ़ी की और शिया चिंगवा को देखते हुए मासूमियत से पूछा, मम्मी, क्या आप टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की कॉस्प्ले कर रही हो? मैं उस समय नीचे बैठकर शिहान के शू लेसेस बांध रहा था। उसकी बात सुनते ही मेरा सिर ऊपर उठा और अगले ही पल मैं जोर से हंस पड़ा। सच कहूं तो सिमिलैरिटी कमाल की थी। मैंने हंसते हुए कहा, वैसे निंजा टर्टल की फिगर तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं होती। शिया चिंगवा तुरंत घूरकर मेरी तरफ देखा। सनग्लासेस के पीछे से भी उसकी वार्निंग साफ महसूस हो रही थी। तुम अभी भी हंस रहे हो? उसने नाराज होकर कहा। आज वीकेंड है, पार्क में हजारों लोग होंगे। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्राउड कंट्रोल इम्पॉसिबल हो जाएगा। शिहान डर जाएगी। और ट्रेंडिंग सर्चेस हट गई। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मेरा चेहरा याद नहीं होगा। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ गया। यही तुम गलत हो, मैंने कहा। फिर बिना परमिशन मांगे उसके सनग्लासेस उतार दिए। उसके बाद मास्क हटाया। फिर बेसबॉल कैप भी निकालकर सोफा पर फेंक दी। अगले ही पल उसके लंबे इंक ब्लैक हेयर धूप में बिखर गए। सूरज की रोशनी में उसके बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। कुछ सेकंड के लिए तो खुद मैं भी उसे देखता रह गया। फिर मुस्कुराकर बोला, अगर घूमने निकल रहे हैं तो छिपकर क्यों? मैंने सारी डिस्गाइज आइटम सोफा पर फेंक दी। अगर तुम दुनिया को सनग्लासेस के पीछे से देखोगी तो रेनबो भी ग्रे दिखाई देगा। मैं झुककर श्याओ शिहान की छोटी उंगली पकड़ते हुए बोला, और शिहान भी नहीं चाहेगी कि उसकी मम्मी किसी चोर की तरह छिपती फिरे। सही कह रहा हूं ना? शिहान ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन शिया चिंगवा फिर घबरा गई। सेफ्टी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मैंने शर्ट कॉलर ठीक की। एक हाथ से शिहान का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से शिया चिंगवा का हाथ थाम लिया। मेरी हथेली गर्म थी और मजबूत भी। सिर्फ उस एक टच से उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं मुस्कुराया, रिलैक्स। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं चाहता हूं कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। या यूं कहो कि पूरी दुनिया हमारे लिए ब्लाइंड आई टर्न करने का ड्रामा करेगी। शिया चिंगवा को मेरी बात पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन आखिर में उसने विरोध करना छोड़ दिया। आधे घंटे बाद हम ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क के मेन एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक ऐसा सीन हमारा इंतजार कर रहा था जिसकी कल्पना शिया चिंगवा ने सपने में भी नहीं की थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि शिया चिंगवा मेरा हाथ कितनी जोर से पकड़े हुए थी। उसकी उंगलियां लगभग मेरी हथेली में धंस गई थीं। उसका पूरा शरीर तनाव से भरा हुआ था। जाहिर था कि उसने खुद को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया था। उसे लग रहा था कि जैसे ही हम पार्क में एंटर करेंगे, लोग उसे पहचान लेंगे। कोई उंगली दिखाएगा, कोई फोटो खींचेगा, कोई वीडियो बनाएगा और फिर देखते ही देखते भीड़ टूट पड़ेगी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टिकट गेट पर खड़े स्टाफ ने बस मेरे फोन का QR कोड स्कैन किया, मुस्कुराकर कहा, हैव ए ग्रेट टाइम, और हमें अंदर जाने दिया। उनके चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था जिससे लगे कि उनके सामने वही पॉप डिवा खड़ी है जिसने कल पूरे सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया था। पार्क के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ लोगों का समंदर दिखाई दिया। हर जगह शोर, हंसी और उत्साह था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चाहे हम कहीं भी जाते, आसपास के लोग अनजाने में खुद ही हमारे लिए दूरी बना लेते। लगभग 2 मीटर का एक इनविजिबल सर्कल हर समय हमारे आसपास बना रहता। न कोई धक्का दे रहा था, न कोई टकरा रहा था, न कोई घूर रहा था। शिया चिंगवा की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे अभी नहीं पता था कि इस आधे दिन की शांति के लिए मैंने पूरा स्काईनेट सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। भीड़ में घुले हुए 200 प्लेन क्लोज बॉडीगार्ड्स हर समय हमारे आसपास मौजूद थे। कोई टूरिस्ट बनकर फोटो ले रहा था, कोई मैप देख रहा था, कोई आइसक्रीम खा रहा था। लेकिन उनका असली काम था किसी भी ऐसे इंसान को रास्ता बदलवा देना जो शिया चिंगवा को पहचान सकता था या हमारे पास आने की कोशिश कर सकता था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि आसपास के लोगों का ध्यान लगातार दूसरी चीजों की तरफ खींचा जा रहा था। अचानक रास्ते के किनारे वाली बुशेस से कुछ बेहद क्यूट रोबोट डॉग्स बाहर निकले और डांस करने लगे। देखते ही देखते उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। हर कोई फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। आसमान में ड्रोन शो शुरू हो गया और रंग बिरंगे पैटर्न्स बनने लगे। थोड़ी दूर कुछ लोग ट्रेंडिंग पॉप आइडल्स की कॉस्प्ले करके बैलून्स बांट रहे थे, जिससे फैन गर्ल्स का पूरा झुंड दूसरी तरफ भाग गया। भीड़ के बीच हमारा परिवार ऐसा लग रहा था जैसे मछलियों के बड़े झुंड में तैरता हुआ एक शांत बबल हो। चारों तरफ शोर था, लेकिन हमारे आसपास एक अजीब सी शांति बनी हुई थी।
यही इफेक्ट मैं चाहता था। मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्राउड हटाया नहीं था, मैंने उससे कहीं ज्यादा कीमत देकर नॉर्मलिटी क्रिएट की थी, ताकि शिया चिंगुआ अपनी बेटी के साथ बिना किसी बोझ के कुछ घंटे जी सके। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी खरीदी हुई 2 आइसक्रीम्स उसकी और शिहान की तरफ बढ़ाई और बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, शायद आज सबका लकी डे है, लोगों को हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिल गई होंगी। देखो ना, वो क्लाउन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जाहिर था मैं उसे सच नहीं बताने वाला था। कुछ तरह की प्रोटेक्शन ऐसी होती है जिन्हें चुपचाप देना ज्यादा खूबसूरत होता है। तभी शाओशियान अचानक खुशी से उछल पड़ी। करूसल, उसने उत्साह से चीखते हुए दूर इशारा किया। वहां एक विशाल डबल डेकर करूसल घूम रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। चलो, डैडी तुम्हें सबसे ऊंचे व्हाइट हॉर्स पर बैठाएगा। कुछ मिनट बाद हल्का म्यूजिक बजने लगा और करूसल धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ। शाओशियान व्हाइट हॉर्स पर बैठी इतनी खुश थी कि उसकी आंखें आधी चांद जैसी हो गई थी। वो पोल को कसकर पकड़े हुए थी और हर चक्कर में हाथ हिलाकर हमें देख रही थी। मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था, ताकि अगर उसे जरा भी डर लगे तो तुरंत पकड़ सकूं। मेरी नजरों में जो प्यार था उसे छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं थी। तभी मेरी नजर पीछे गई, जहां पंपकिन कैरेज वाली सीट पर शिया चिंगुआ बैठी थी। वो मुझे और शिहान को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। मैं समझ सकता था कि उसके लिए ये मोमेंट कितना कीमती था। कभी यही उसके सपनों की सबसे बड़ी विश हुआ करती थी। कोई कैमरा फ्लैश नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी का डर नहीं, सिर्फ धूप, आइसक्रीम की मिठास, म्यूजिक और उसके अपने लोग। तभी मैंने उसे आंसू पोंछते हुए पकड़ लिया। ओहो, मैंने हंसते हुए कहा, अगर इतना इमोशनल होकर रोगी तो आइसक्रीम हाथों में पिघल जाएगी और लॉन्ड्री मैं नहीं करने वाला। शिया चिंगुआ हंस पड़ी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसने आइसक्रीम उठाकर मेरी तरफ फेंकने की एक्टिंग की। क्या तुम 3 सेकंड से ज्यादा रोमांटिक नहीं रह सकते? मैंने भाव उठाई। रोमांटिक? फिर दूर खड़े फेरिस व्हील की तरफ इशारा किया। वो जो फेरिस व्हील दिख रहा है ना, सुना है उसके सबसे ऊपर विश मांगो तो पूरी होती है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वैसे मैं मटीरियलिस्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 5 मिनट सुपरस्टिशियस बन सकता हूँ। थोड़ी देर बाद फेरिस व्हील धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। कैबिन के अंदर अजीब सी शांति थी। शाओशियान ग्लास से चिपकी हुई नीचे सिकुड़ते शहर को देख रही थी और बीच बीच में एक्साइटेड होकर आवाजें निकाल रही थी। मैं और शिया चिंगुआ एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे। कैबिन छोटा था, हमारी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। माहौल अचानक थोड़ा अलग हो गया। शिया चिंगुआ ने नीचे देखते हुए बहुत धीरे से कहा, थैंक यू। उसकी आवाज में सच्चाई भरी हुई थी। सिर्फ आज के लिए नहीं, हर चीज के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। धूप ग्लास से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद हल्के हल्के बाल तक दिखाई दे रहे थे। पहली बार वो पूरी तरह डिफेंसिव मोड से बाहर थी। इतनी नरम, इतनी वुल्नरेबल कि मेरा दिल हल्का सा कस गया। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, चिंगुआ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, गर्माहट थी और कुछ ऐसा भी था जिसे शायद वो खुद अभी समझ नहीं पाई थी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। उसकी पलकें हल्की सी कांपी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं बिजनेसमैन हूं और हर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और पैनिक एक साथ चमक उठे। रिटर्न? आखिर मैं किस रिटर्न की बात कर रहा था? उसकी आंखों में घबराहट की चमक दौड़ गई। रिटर्न? आखिर मैं किस रिटर्न की बात कर रहा था? लेकिन अगले ही पल मैंने धीरे से अपना हाथ उसके घुटने पर रखे हाथ के ऊपर रख दिया। मेरी हथेली की गर्माहट धीरे धीरे उसकी ठंडी तक पहुंची और उसके दिल में उठ रहे तूफान को शांत करने लगी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में बोला, मुझे जिस रिटर्न की जरूरत है वो बस इतना है कि आज के बाद तुम सिर्फ स्टेज पर शाइन करने पर फोकस करो। बाकी अंधेरा मुझे संभालने दो। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में अटूट भरोसा था। जिस स्टेज को तुमसे छीना गया, जो डिग्निटी तुमसे लूटी गई, जो हैप्पीनेस तुमसे छीन ली गई, मैं वो सब वापस लेकर आऊंगा। एक एक चीज, और सिर्फ वापस नहीं, इंटरेस्ट के साथ वापस दिलाऊंगा। शिया चिंगुआ का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराई। उनमें ऐसा गहरापन था जैसे किसी शांत महासागर के नीचे छिपा हुआ तूफान। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी पल फेरिस व्हील अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। नीचे पूरा शहर फैला हुआ था। रोशनी, इमारतें, सड़कें, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हमारे पैरों के नीचे रख दी गई हो। माहौल धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच रहा था जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन तभी शाओशियान अचानक घूमकर हमारी तरफ देखने लगी और अपनी मीठी आवाज में उत्साहित होकर चिल्लाई, डैडी, मम्मी, जल्दी देखो। हम दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़े। वो देखो, वहां मम्मी का नाम है। उसने दूर इशारा किया। हमने उसकी उंगली की दिशा में देखा। शहर के बीच खड़ी एक कमर्शियल स्काईस्क्रेपर की विशाल एलईडी स्क्रीन चमक रही थी। उस पर एक बेहद आकर्षक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। मास्क सिंगर ग्रैंड एडिशन, द मिस्टीरियस सिंगर, द वंडरर विल फाइनली रिवील देयर आइडेंटिटी, हु कैन एंड द लेजेंडरी विनिंग स्ट्रीक। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, दिस फ्राइडे 8 PM लाइव। लेकिन असली मैसेज कुछ और था। एडवर्टाइजमेंट में शिया चिंगुआ की फोटो नहीं थी। उसकी जगह 4 साल पहले की उसकी आइकॉनिक परफॉर्मेंस लुक दिखाई गई थी। आम लोग शायद उसे न समझ पाते, लेकिन इंडस्ट्री का हर इनसाइडर जानता था कि ये किसकी तरफ इशारा है। मैंने शिया चिंगुआ का चेहरा देखा। उसका रंग तुरंत बदल गया। शॉक, पैनिक और फिर डर। मास्क्ड सिंगर, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। ये शो शिनहुआंग एंटरटेनमेंट फंड करता है। उसकी उंगलियां फिर से ठंडी हो गई। वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुझे सब समझ आ गया। बिना आर्टिस्ट की परमिशन के ऐसा प्रमोशन रिलीज करना साफ ट्रैप था। अगर शिया चिंगुआ शो में नहीं जाती तो लोग कहते कि वो कंपटीशन से डर गई। कवर डिवा का टैग उसके साथ चिपक जाता। लेकिन अगर वो जाती तो सामने शायद एक और ट्रैप इंतजार कर रहा था। एक पब्लिक एग्जीक्यूशन, एक हैंगमैन्स बैंक्वेट। मैं कुछ सेकंड तक एलईडी स्क्रीन को देखता रहा। मेरी आंखों की गर्माहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह वही ठंडी चमक लौट आई जो किसी हंटर की आंखों में होती है जब शिकार खुद जाल में घुसता है।
मैंने शिया चिंगवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे होंठों पर हल्की ब्लडथर्स्टी स्माइल उभरी। प्रेसिडेंट शाओ, मैंने धीरे से कहा, लगता है उस बूढ़े लोमड़ी ने अभी तक सबक नहीं सीखा। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आवाज दृढ़ थी, डोमिनेटिंग थी। अगर उसे तुम्हारा गाना इतना सुनना है, मैं हल्का सा मुस्कुराया, तो हम जाएंगे। मेरी आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। लेकिन इस प्ले की स्क्रिप्ट थोड़ी रीराइट करनी पड़ेगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। अगर तुम स्टेज पर गाओगी तो ऐसा गाओगी कि उसका पूरा अस्तित्व हिल जाए। ऐसा गाओगी कि सिन हुआंग एंटरटेनमेंट की फाउंडेशन कांप जाए। फिर मैंने धीरे से पूछा, चिंगवा। कुछ पल की चुप्पी रही। क्या तुम अपनी कोरोनेशन के लिए तैयार हो? शुक्रवार रात के 8 बजे स्टूडियो 1 जांगचेंग रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। पूरे हाकिया का सबसे ज्यादा व्यूड वैरायटी शो आज लाइव था। मास्क्ड सिंगर। विशाल डोम सीलिंग से लटकती हुई स्टेज लाइट्स पूरे स्टूडियो को चमका रही थी। सेंटर स्टेज पर 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन मैपिंग से बना एक अद्भुत म्यूजिकल सैंक्चुअरी खड़ा था। नीचे 5000 ऑडियंस बैठी थी। सामने 3 वेटरन जजेस थे और स्क्रीन के पीछे करोड़ों ऑनलाइन व्यूअर्स। बैक स्टेज कॉरिडोर में हवा तक भारी लग रही थी। हर कॉन्टेस्टेंट नर्वस था। हर स्टाफ मेंबर भाग रहा था। हर कोई इस लाइव ब्रॉडकास्ट की प्रेशर महसूस कर सकता था। मैं दीवार से टिक कर खड़ा था और शिया चिंगवा को देख रहा था। उसने सिल्वर मास्क पहन रखा था। मास्क पर क्रश डायमंड्स जड़े हुए थे और आंख के किनारे एक क्राइम्सन टियर पेंट किया गया था। उसका कोड नेम था स्ट्रे कैट। क्वीन नहीं, गॉडेस नहीं, स्ट्रे कैट। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि पुरानी शिया चिंगवा मर चुकी है। जो वापस लौट रही है वो एक ऐसी वाइल्ड बीस्ट है जो मौत से वापस आई है। मैं हमेशा की तरह कैजुअल क्लोथ्स में था। गर्दन में टेम्पररी असिस्टेंट का बैज लटका था। हाथ में थर्मोस था जिसमें मैंने मेलविन टिट्टी तैयार की थी, कहीं ज्यादा सिंगिंग से उसका थ्रोट स्ट्रेन न हो जाए। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, नर्वस? शिया चिंगवा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। सोडा, उसने सच बोला। आज गेटकीपर पेशिंग है। उसकी आंखों में चिंता थी। सिन हुआंग एंटरटेनमेंट का टॉप आर्टिस्ट प्रेसिडेंट शाओ ने जानबूझकर उसे अरेंज किया है। वो मुझे यहीं रोकना चाहता है। मैंने थर्मोस खोला। हॉट स्टीम ऊपर उठी। मैंने उसे कप पकड़ाते हुए कहा, रिलैक्स। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, सिर्फ इसलिए कि कोई जोर से चिल्लाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसे गाना आता है। मैंने कप उसके हाथ में थमाया और वैसे भी मेरी आंखों में शरारती चमक आई। आज की स्क्रिप्ट उनके हाथ में नहीं है। मैं थोड़ा झुका। आज की स्क्रिप्ट गॉड के हाथ में है। और अच्छी बात यह है कि मेरी गॉड से काफी पुरानी फ्रेंडशिप है। शिया चिंगवा चाहकर भी हंस पड़ी। उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई। लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। शो का असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर घुसा। मोटा चेहरा, घमंडी आंखें और आवाज में वही टाइपिकल बुली वाला टोन। उसने शिया चिंगवा को ऊपर से नीचे तक देखा। हे स्ट्रे कैट, उसने रूखे अंदाज में कहा, तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। फिर वो व्यंग्य से मुस्कुराया। याद रखना, आज लाइव ब्रॉडकास्ट है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें बेच कर भी डैमेजेस रिकवर नहीं होंगे। जाते जाते उसकी नजर शिया चिंगवा की वेस्ट पर लगी। इन ईयर मॉनिटर रिसीवर पर गई। उसके होठों पर एक अजीब स्मिर्क उभरा। उसी पल मेरी आंखों में ठंडी चमक कौन थी। मुझे सब समझ आ गया। रिसीवर के साथ छेड़छाड़ की गई थी सिर्फ 10 मिनट पहले। प्रेसिडेंट शाओ सचमुच उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। तभी पूरे स्टेज की लाइट्स अचानक बुझ गईं। अंधेरा छा गया। सिर्फ एक अकेली व्हाइट स्पॉटलाइट सेंटर स्टेज पर गिर रही थी। करोड़ों लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठ गए। 5000 ऑडियंस ने सांस रोक ली। और उसी स्पॉटलाइट के बीच सिल्वर मास्क पहने शिया चिंगवा ने धीरे धीरे स्टेज पर कदम रखा। मैं स्टेज के पीछे अंधेरे में बैठा था और मेरी नजर सिर्फ शिया चिंगवा पर टिकी हुई थी। बिना किसी भारी स्टाइलिंग के भी वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी पहाड़ी चट्टान पर खिली हुई सफेद कली। म्यूजिक शुरू हुआ। एक ऐसा गाना जो इस दुनिया में पहले कभी मौजूद ही नहीं था, अपवर्ड्स टू द मून। मैंने ये सॉन्ग इसलिए चुना था क्योंकि मैं उसकी सबसे खतरनाक वोकल टेक्निक्स और आसमान छू लेने वाले हाई नोट्स से सबकी बोलती बंद करना चाहता था। इस दुनिया में हाई नोट्स को अक्सर सिंगर की असली ताकत माना जाता था और यह सॉन्ग हाई नोट्स का माउंट एवरेस्ट था। इंट्रो एक एथेरियल हम से शुरू हुआ और जैसे ही शिया चिंगवा ने मुंह खोला, उसकी वो डायमंड जैसी क्रिस्टल क्लियर वॉइस पूरे हॉल में मौजूद हर इंसान को अपनी तरफ खींच लाई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अगले ही सेकंड डिजास्टर हो गया। जैसे ही सॉन्ग अपने पहले ग्रैंड चोरस में एंटर करने वाला था, जहां परफेक्ट पिच के साथ बेहद मुश्किल की चेंज आना था, अचानक माइक्रोफोन से एक भयानक फीडबैक स्क्वील फूटा। इतनी तेज आवाज कि ऐसा लगा किसी ने सीधे कानों में चाकू घोंप दिया हो। उसके तुरंत बाद बैकिंग ट्रैक पूरी तरह कट गया। पूरा स्टूडियो एकदम साइलेंट हो गया। मैंने देखा शिया चिंगवा ने दर्द से अपने कान पकड़ लिए। उसका शरीर लड़खड़ा गया। वो लगभग स्टेज पर गिर ही गई थी। उसके ई पीस में अब म्यूजिक नहीं बल्कि करीब 100 डेसिबल की तीखी स्टैटिक नॉइज फट रही थी। लाइव स्ट्रीम चैट देखे बिना भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां क्या हाहाकार मचा होगा। कोई उसका मजाक उड़ा रहा होगा, कोई शक कर रहा होगा, कोई कंफ्यूज्ड होगा। वीआईपी बॉक्स में बैठे प्रेसिडेंट शाओ मॉनिटर को घूर रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ इक्विपमेंट फेलियर है, लेकिन स्टेज पर शिया चिंगवा पूरी तरह डिस्पेयर में डूब चुकी थी। ना बैकिंग ट्रैक, ना वर्किंग एयरपीस, सामने हजारों लोगों की क्वेश्चनिंग आईज। चकाचौंध करती स्टेज लाइट्स के नीचे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मुझे पता था अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या सब खत्म हो गया? जो उम्मीद अभी वापस मिली थी, क्या वो फिर बुझ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ था और जब तक मैं यहाँ था मैं उसे दोबारा गिरने नहीं देता। उसी पल मैं अपनी सीट से उठा और स्टेज की तरफ बढ़ गया। अंधेरे से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां लाइट कभी नहीं पहुंची थी। वहां एक ब्लैक ग्रैंड पियानो रखा था, वही पियानो जिसे मैंने पहले से अरेंज करवा रखा था। मैं उसके सामने बैठ गया। मेरी उंगलियां हल्के से कीज को छू गईं। टिंग! एक साफ, शक्तिशाली और क्रिस्टल क्लियर पियानो नोट पूरे हॉल में गूंज उठा। उस एक नोट में अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कैओस के बीच अचानक सबको काम कर दिया हो। वो आवाज सीधे ऑडियंस की फुसफुसाहट और शोर को चीरती हुई निकल गई। पूरा हॉल स्टन रह गया। तभी पीछे से एक बैकलाइट जली, पियानो रोशन हो गया और उसके साथ मैं भी।
मैंने पिच ब्लैक हाफ मास्क पहना हुआ था। सिर्फ मेरी शार्प जॉलिन और नाइट स्काई जैसी गहरी आंखें दिखाई दे रही थीं। व्हाइट शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थीं और फोरआर्म्स खुले हुए थे। मेरी उंगलियां पियानो पर नाचने लगीं। एक के बाद एक नोट्स बहते पानी की तरह निकलने लगे। मेलोडी विशाल थी, ग्रैंड थी, ओरिजिनल ट्रैक से भी ज्यादा प्योर, ज्यादा सोल स्टिरिंग। मैंने हल्का सा सिर उठाया और स्टेज के बीच खड़ी शिया चिंगवा की तरफ देखा। वो अकेली थी, असहाय थी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखों ने साफ संदेश भेज दिया, गाओ, मैं यहाँ हूँ। शिया चिंगवा मुझे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल उसकी ईयरपीस की स्टैटिक जैसे गायब हो गई। ऑडियंस के डाउट्स गायब हो गए। उसके लिए पूरी दुनिया में अब सिर्फ पियानो था और मेरी उंगलियों से निकलती ताकत। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और एक बार फिर माइक्रोफोन उठा लिया। इस बार उसकी आवाज नहीं कांपी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ फूट पड़ी। मेरा पियानो और उसकी वॉइस ऐसे एक दूसरे में घुल गए जैसे हजारों बार साथ परफॉर्म कर चुके हों। जब वो हाई नोट्स पर पहुंचती, पियानो 10,000 दौड़ते घोड़ों की तरह गरजता। जब वो लो नोट्स में उतरती, पियानो हल्की बारिश की तरह नरम हो जाता। हमने कभी रिहर्सल नहीं की थी, फिर भी हमारी सिनर्जी इतनी परफेक्ट थी जैसे हमारी सोल्स एक ही रिदम में धड़कती हूँ। सॉन्ग अपने फाइनल क्लाइमैक्स में पहुंच गया। ये कलोराचुरा सोप्रानो के लिए अल्टीमेट टेस्ट था। शिया चिंगवा ने सिर पीछे झटका और लगातार 3 हाई नोट्स छोड़े। हर नोट पिछले से ऊंचा, हर नोट पिछले से ज्यादा चमकदार। ऐसा लग रहा था जैसे फीनिक्स राग से दोबारा जन्म ले रहा हो। पूरा हॉल कांप उठा। मेरा लेफ्ट हैंड हल्का सा फ्लिक हुआ। राइट हैंड कीज पर बिजली की तरह गिर रहा था। पियानो फॉरगेटफुलनेस रिवर के किनारे उठते कोहरे की तरह फैलता गया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर ब्लर बन चुकी थी। मेलोडी तूफान बन चुकी थी और वो तूफान उसकी वॉइस को उठाकर बादलों से भी ऊपर ले जा रहा था। फिर बूम, आखिरी हाई नोट खत्म हुआ। पियानो अचानक रुक गया। शिया चिंगवा स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी। उसकी चेस्ट तेजी से गिर रही थी। पसीना उसके गालों से बह रहा था, लेकिन उस वक्त वो किसी सिंगर जैसी नहीं लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई वॉर गॉडेस जीतकर बैटलफील्ड से लौटी हो। पूरे ऑडिटोरियम में 5 सेकंड तक डेड साइलेंस रहा। फिर अचानक पूरा हॉल फट पड़ा। थंडरस अप्लॉज, स्क्रीम्स, चीयर्स। ऐसा लगा जैसे छत उड़ जाएगी। ओह माय गॉड, क्या ये सच में इंसानी आवाज थी? वो पियानो वाला कौन था? इतना हैंडसम कैसे हो सकता है कोई? उस अकम्पानीमेंट ने पूरा शो बचा लिया। ये डिजास्टर नहीं था, ये तो मास्टरपीस था। मम्मी पूछ रही है मैं लाइव स्ट्रीम देखते हुए घुटनों पर क्यों बैठा हूँ। तीनों वेटरन जजेस अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। एक्साइटमेंट में उनकी आवाज तक कांप रही थी। ये इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंस है, एक जज चिल्लाया। दूसरा तुरंत बोला, साल की नहीं, पूरे दशक की सबसे माइंड ब्लोइंग लाइव परफॉर्मेंस। बैकिंग ट्रैक नहीं था, इक्विपमेंट फेलियर था, फिर भी इन्होंने प्योर टैलेंट के दम पर डिजास्टर को म्यूजिकल मिरेकल में बदल दिया। शिया चिंगवा ने अपना ईयरपीस उतारा और पियानो के पास खड़े मेरी तरफ देखा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने बो नहीं किया, बस शैडो में खड़े होकर धीरे से ताली बजाई, जैसे उसे उसकी जीत की बधाई दे रहा हूँ। एक सच्चे आर्टिस्ट की तरह मैंने वो चमकता हुआ मोमेंट पूरी तरह से सौंप दिया। मुझे स्पॉटलाइट नहीं चाहिए थी, मैं बस पर्दे के पीछे खड़ा वो इंसान बनना चाहता था जो उसे ऊपर उठाए। बैक स्टेज में प्रेसिडेंट शाओ का चेहरा आसानी से इमेजिन किया जा सकता था। उसके हाथ का वाइन ग्लास शायद कब का चकनाचूर हो चुका होगा। ये पियानो प्लेयर आखिर आया कहाँ से? उसकी दहाड़ें शायद पूरे लाउंज में गूंज रही थी। पता लगाओ, अभी पता लगाओ, वो मास्क वाला आदमी आखिर है कौन? शो खत्म होने के बाद शिया चिंगवा सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं गई। मीडिया और भीड़ के बीच से निकलकर वो सीधे उस नैनी वैन में बैठ गई जिसे मैंने पहले से अरेंज किया था। वैन की विंडोज पर 1 वे फिल्म लगी हुई थी जो बाहर की कैमरा फ्लैशेस और पूरे केओस को रोक रही थी। वैन के अंदर अजीब सी शांति थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था। मास्क पहले ही उतार चुका था। हाथ में वही पुराना नोकिया फोन था और मैं आराम से स्नेक खेल रहा था। जैसे कुछ देर पहले स्टेज पर बैठा वो चमकता हुआ पियानो गॉड मैं था ही नहीं। मेरे लिए जो कुछ हुआ था वो बस एक छोटा सा हेल्प था, उसे प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस का एक नॉर्मल स्टेप। शिया चिंगवा पीछे वाली सीट पर सोई हुई शिहन को गोद में लिए बैठी थी। छोटी सी लड़की बैक स्टेज में आराम से सोती रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी स्टेज पर कितना बड़ा ड्रामा हुआ है। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजर लगातार मेरी गर्दन के पीछे टिकी हुई थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, डाउट था, बहुत सारे सवाल थे। वो गॉड लेवल पियानो स्किल, लाइव ब्रॉडकास्ट डिजास्टर के दौरान मेरा काम रहना और हर चीज को कंट्रोल में रखने वाला वो ऑरा, ये सब किसी नॉर्मल लैंडलॉर्ड में नहीं हो सकता था। आखिरकार उसने साइलेंस तोड़ी। क्या तुमने पहले म्यूजिक सीखा था? उसने धीरे से पूछा। थोड़ा बहुत। मैंने सिर तक नहीं घुमाया। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह कैजुअल था। एक बार वियन्ना गया था कबूतरों को खाना खिलाने। वहीं कुछ बूढ़े लोगों से 2-4 दिन सीख लिया था। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। पास्ट में ऐसी बहुत सी बातें थी जो उसे जानने की जरूरत नहीं थी। मैं बस उसकी शांति को सबसे सिंपल तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता था। शिया चिंगवा पूरी तरह स्पीचलेस रह गई। वियन्ना, कुछ बूढ़े लोग, 2-4 दिन। उसे शायद पता था कि मैं उसे टाल रहा हूँ। कार धीरे धीरे वुटोंग एली में एंटर कर गई। लेकिन आज की रात पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए स्लीपलेस नाइट बनने वाली थी। लेफ्ट हैंड पॉइंटिंग टू द मून की लाइव परफॉर्मेंस वीडियो सिर्फ 1 घंटे में सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी थी। पूरे इंटरनेट पर टॉप 10 ट्रेंडिंग सर्चेस उसी ने कैप्चर कर लिए थे। लाखों लोग उस मिस्टीरियस पियानिस्ट की आइडेंटिटी गेस कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये बस डेली टास्क कंप्लीट करने जैसा था। मुझे फेम से मतलब नहीं था, मनी से भी नहीं। मैंने ये सब सिर्फ उसकी रक्षा के लिए किया था। घर पहुंचने के बाद मैंने शियान को गोद में उठाया और ऊपर उसके कमरे में ले गया। उसे प्यार से सुलाया, ब्लैंकेट ठीक की, फिर बाथरूम में चला गया। जब मैं बाथरूम में पहनकर बाहर निकला तो मेरे बाल अब भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी। लेकिन स्टेयर्स के ऊपर पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। लिविंग रूम में शिया चिंगवा बैठी थी। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसका चेहरा शॉक से सफेद पड़ चुका था। आंखों में पूरा डिसबिलीफ भरा हुआ था। और वो डॉक्यूमेंट्स वही थे जो मैंने आज रात पहनी ब्लैक शर्ट की इनर पॉकेट में छोड़ दिए थे। घर आते ही मैंने वो शर्ट कैजुअल तरीके से सोफा पर फेंक दी थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसने उन्हें देख लिया है। डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और फ्रेंच में प्रिंटेड थे।
ऊपर गोल्ड प्लेटेड लोगो साफ चमक रहा था। जीएमजी ग्लोबल मीडिया ग्रुप। एक फॉर्मर पॉप डिवा होने के नाते वो जीएमजी का मतलब किसी से बेहतर समझती थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया एम्पायर था। हॉलीवुड की आधी थिएटर चेन्स, यूरोप की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी और इस दुनिया की ग्रैमी वोटिंग कमेटी तक इनके इन्फ्लुएंस में थी। और उन पेपर्स में जीएमजी ग्रुप के 51% कंट्रोलिंग स्टेक ट्रांसफर कन्फर्मेशन मौजूद थे। साथ ही सिन हुआंग एंटरटेनमेंट के ग्रेटर चाइना बिजनेस डिवीजन को एक्वायर करने का होस्टल टेकओवर प्रपोजल भी। मैं सिन हुआंग को खरीदना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिजनेस एक्सपैंड करना था, बल्कि इसलिए कि शाओ टाई को उसकी कीमत चुकानी पड़े, ताकि भविष्य में शिया चिंगुआ बिना किसी रुकावट के म्यूजिक इंडस्ट्री में शाइन कर सके। क्या हुआ? मेरी आवाज अचानक उसके पीछे से गूंजी। मेरे बिजनेस एम्पायर में इंटरेस्ट आने लगा। मेरी आवाज में सीक्रेट एक्सपोज होने की कोई घबराहट नहीं थी, बस हल्की सी बेबसी भरी मुस्कान थी। शिया चिंगुआ चौंक गई। डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ से फिसलकर फ्लोर पर गिर गए। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। मैं बाथरूम में स्टेयर्स के ऊपर खड़ा था। भीगे बाल, खुला कॉलर और नहाने के बाद की ताजगी अब भी मौजूद थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। वो हकलाने लगी। ये सब सच है? तुम जीएमजी के बॉस हो? मैं धीरे धीरे नीचे उतरा, झुककर डॉक्यूमेंट्स उठाए, उन पर लगी धूल झाड़ी और कॉफी टेबल पर रख दिए। कह सकते हो, मैंने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा। फिर वाटर ग्लास भरकर विंडो के पास चला गया। बाहर पुराने पैरासोल ट्री को देखते हुए मैंने हल्की सांस छोड़ी। फॉर्मर चेयरमैन मुझ पर एक फेवर वो करता था। उसने जबरदस्ती ये शेयर्स मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने कंधे उचकाए। असल में मैं हजारों लोगों को मैनेज नहीं करना चाहता था, बहुत झंझट है, लेकिन हाल में महसूस हुआ कि थोड़ी पावर होना काफी यूजफुल है। मैंने उसकी तरफ देखा। कम से कम तुम्हें सेफ रखने में तो काम आती है। शिया चिंगुआ मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में शौक भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइंस फिक्शन स्टोरी सुन रही हो। तो फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो? लैंडलॉर्ड होने का नाटक क्यों करते हो? उसने अपने दिल में लंबे समय से जल रहे एक और सवाल को आखिर पूछ ही लिया। शियाओ चाई ने पानी का एक घूंट लिया, फिर मुड़कर विंडो सिल के सहारे टिक गया। उसकी नजरें अचानक कुछ गहरी हो गईं, क्योंकि ऊंचाई पर बहुत अकेलापन होता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम, जब तक कि शिया चिंगुआ सोफा के कोने तक पीछे नहीं हट गई। उसने दोनों हाथ सोफा की बैकरेस्ट पर टिकाए और उसे अपने बीच में घेर लिया। उसके शरीर से आती मजबूत मैस्कुलिन सेंट ने तुरंत चिंगुआ को घेर लिया। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, तब तुम्हें समझ आता है कि ऑथेंटिसिटी सबसे महंगी लग्जरी है। उसकी नजरें सीधे उसकी आंखों में थीं। जो लोग मेरे पास आते हैं उनमें से ज्यादातर मेरे मनी या पावर के पीछे आते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, उस ब्रेस्ड बीफ नूडल्स के बोल में। और शिहान को मुझे डैड कहते सुनकर मुझे सच में महसूस होता है कि मैं भी एक फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन बीइंग हूँ। वो उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब मैग्नेटिक अट्रैक्शन था। अब जबकि तुम मेरा सीक्रेट जान चुकी हो, बिजनेस रूल्स के हिसाब से जो लोग बहुत ज्यादा जान लेते हैं उनका आमतौर पर सिर्फ दो तरह का एंड होता है। शिया चिंगुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नर्वसली उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। कौन से एंड? साइलेंस्ड। शिया चाई ने जानबूझकर एक खतरनाक एक्सप्रेशन बनाया। उसे डर कर पीछे सिमटते देख वो खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। अगले ही पल उसकी आंखों में फिर वही शरारती चमक लौट आई। वो किसी चालाक पुराने लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रहा था। या फिर उसने धीरे से कहा, पार्टनर बन जाना। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें अजीब सी दृढ़ता थी। मेरे चारी ओर से हमेशा के लिए बंध जाना, फिर जिंदगी भर भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी उंगलियां हल्के से उसके गाल को छू गई। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मिस शाह, सिर्फ इसलिए कि तुम शिहान की मदर हो, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रिविलेज देने वाला हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओ?